बड़ी जीत की न्यूज उनके कैपिटल सिटी पहुंचने से पहले ही पूरे यू किंगडम में फैल चुकी थी। जब वो कैपिटल सिटी पहुंचे तो पूरी आवाम उनका वेलकम करने इकट्ठा हो गई थी। ढोल बज रहे थे और पटाखे फूट रहे थे। भीड़ ने एक साथ आवाज लगाई, सॉवरेन की जय हो, यू किंगडम की जय हो। ये नजारा इतना ग्रैंड था जैसे शेन लैंग ने सच में चियांग किंगडम पर कब्जा कर लिया हो। हालांकि उसे सबकी अटेंशन का सेंटर बनना काफी पसंद आया, पर सॉवरेन के सामने वो अभी भी रिजर्व रहा। शेन लैंग हाथ में चियांग किंग का कन्फेशन लेटर और उस टेंपल और उसके कई बेनिफिशियरीज की तस्वीर वाला एक स्क्रोल पकड़े हुए इंपीरियल हॉल की तरफ बढ़ा और उन्हें रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट किया। योर मैजेस्टी, मैंने अपना चियांग किंगडम का मिशन बिना किसी डिसऑनर के पूरा कर लिया है और यहाँ रिपोर्ट करने हाजिर हूँ। फिर उसने उस स्क्रोल को खोलने का ऑर्डर दिया जिसमें लगभग 10,000 कियांग सिटीजन्स की तस्वीरें थीं जो उनकी ग्रेटिट्यूड और लॉयल्टी दिखा रही थीं। हर एक पर खून से हाथ का निशान लगा था। इस ड्रामे को कंप्लीट करने के लिए शेन लैंग ने अचानक अपने हाथ उठाए और चिल्लाया, हमारे यू किंगडम के सॉवरेन लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कियांग किंगडम के सिटीजन्स हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना मानते हैं। दिलों में यू किंगडम बसा है और योर मैजेस्टी के लिए डिवोटेड हैं। यू किंगडम की जय हो, सॉवरेन की जय हो, शेन लैंग जोरों से चिल्लाया। जैसे ही उसके पीछे भीड़ ने सपोर्ट में अपनी आवाज मिलाई, वहां का माहौल और भी जोश से भरने लगा। पर हॉल के ठीक आगे खड़ा सॉवरेन इस वक्त स्पीचलेस था। शेन लैंग, ओ शेन लैंग, ये तो बस एक छोटी सी डिप्लोमैटिक विक्ट्री थी, पर तुमने इसे ऐसे पोर्ट्रे किया है जैसे ये कोई बहुत बड़ी कॉन्क्वेस्ट हो। शुरू में मुझे फिक्र थी कि तुम इसका कबाड़ा कर दोगे और अब मुझे फिक्र है कि तुमने इसे ओवरप्ले कर दिया है। बेमन से सॉवरेन ने अपना गला साफ किया और कहा, इस महान जीत का क्रेडिट आपकी आर्डुअस एफर्ट्स को जाता है मिनिस्टर शेन। आपने दूर का सफर किया है और बहुत मेहनत की है। अब जाकर आराम कीजिए क्योंकि मेरे पास आपके लिए अभी और भी बड़े प्लान्स हैं। हालांकि शेन लैंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और अपने मन में सोचने लगा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं इतना बड़ा रिस्क उठाकर वापस आया हूं और आप मुझे इन चंद शब्दों में बस चलता करना चाहते हैं। इसलिए उसने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, आपकी कंसर्न के लिए शुक्रिया योर मैजेस्टी। बेशक मैं थक गया हूं, पर मैं सबसे ज्यादा अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूं, खासतौर करके मेरे इन लॉज को। ये सुनने के बाद सॉवरेन ज्यादा कुछ नहीं बोला, पर उसका एक्सप्रेशन डार्क पड़ गया। अच्छी कोशिश थी शेन लैंग, मुझे डायरेक्टली याद दिलाने की कि मैं तुम्हारे इन लॉज को टाइटल्स दूं और तुम्हारी जिन फैमिली को रिवॉर्ड दूं। यहां तक कि पास खड़े ली यूनिट को भी अंदर ही अंदर शेन लैंग के लिए पसीना आ गया था। 1 घंटे बाद सॉवरेन से अपनी मुलाकात खत्म होने के बाद शेन लैंग घर नहीं गया, बल्कि सीधा प्रिंस निंगझेंग के निवास पर पहुंचा। वहां स्टडी रूम में निंगझेंग और शेन लैंग अपने अगले मूव्स को प्लान कर रहे थे। निंगझेंग ने कहा, फिक्र मत करो ब्रदर शेन, हमारे फादर एक एम्परर होने के नाते अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटते। जिन फैमिली को मार्की ऑफ मिथिकल टर्टल का टाइटल देने और फ्यूरियस टाइड सिटी का चार्ज उन्हें सौंपने का काम बिना किसी बदलाव के प्रोसीड होगा। अभी हमारी कंसर्न आगे आने वाली पॉलिटिकल सिचुएशन पर होनी चाहिए। कैपिटल में कुछ लोग तुम्हारे कियांग किंगडम के इस सक्सेसफुल मिशन का यूज करके तुम्हारा स्टेटस कुछ ज्यादा ही एलिवेट कर रहे हैं, इस इरादे से कि एम्परर तुम्हें सैंड बार्बेरियन ट्राइब के साथ नेगोशिएट करने का ऑर्डर दें ताकि वो सदर्न कंट्रीज को अपना सपोर्ट देना बंद कर दें। शेन लैंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं किसी हाल में सैंड बार्बेरियन ट्राइब नहीं जा सकता। मुझे कम से कम टाइम में उस सू फैमिली को गिराना है, तो मेरे पास भला उस सैंड बार्बेरियन ट्राइब जाकर अपनी मौत को बुलाने का टाइम कहां से आएगा? निंगझेंग शॉक था। सुनान के पास मार्की ऑफ डिस्टेंट गार्ड, जूनियर प्रोटेक्टर टू द क्राउन प्रिंस और जनरल ऑफ द आर्मी गैरिसन जैसे टाइटल्स हैं, और ये बोलने की जरूरत ही नहीं कि न्यूट्रल्स के बीच वो एक लीडिंग फिगर है और तुम शेन लैंग बस एक छोटे से 7th रैंक ऑफिशियल हो जिसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकर या एलाइज तक नहीं है। तुम उसे ऐसे जल्दी कैसे ओवरथ्रो की उम्मीद कर सकते हो? क्या ये किसी बेवकूफ का ख्वाब नहीं है? उसका ये डिसबिलीफ देखकर शेन लैंग ने हल्की सी आईब्रो उठाई और आगे बोला, कियांग किंगडम में सेटअप पहले से कंप्लीट है। नेक्स्ट हमें ऐसे जल्दी आगे बढ़ना होगा ताकि सूनान को उसकी सभी ऑफिशियल पोजीशन से हटा दिया जाए और उसे रिटायरमेंट पर मजबूर कर दिया जाए। फिर हमारी बारी आएगी उस न्यू पॉलिसी को चैंपियन करने की। जब डिस्टेंट गार्ड सिटी और व्हाइट नाइट काउंटी में ये न्यू पॉलिसीज लागू होना शुरू होंगी, तभी सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का परफेक्ट टाइम होगा। निंगझेंग का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शेन लैंग के प्लान्स इतने ज्यादा एम्बिशियस और इंट्रिकेट होंगे। निंगझेंग को इस शॉक में ये रियलाइज हुआ कि उसे भी शेन लैंग की स्कीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऊपर से इस न्यू पॉलिसी के पॉलिटिकल पर्जेस का टारगेट तो हमेशा से मार्की ऑफ मिथिकल टर्टल्स मैंशन ही रहा था, और अब शेन लैंग खुद उस न्यू पॉलिसी का बैनर अपने हाथों में लेने की प्लानिंग कर रहा था। ये बात सच में हैरान कर देने वाली थी। अपने दिमाग में सवालों के साथ निंगझेंग ने पूछा, बहुत सारी पुरानी नोबिलिटी फैमिलीज करंटली एक हो रही हैं ताकि वो तुम्हारी जिन फैमिली को एक नए अलायंस का लीडर प्रपोज कर सके। इससे पहले कि निंगझेंग अपनी बात पूरी करता, शेन लैंग का एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड पड़ गया। जब उस न्यू पॉलिसी ने मेरी जिन फैमिली को पर्ज करने की कोशिश की थी, तब इनमें से कौन सा इंसान मदद के लिए आगे आया था? मेरी मदर इन लॉ पर्सनली ऐसी 10 नोबल फैमिलीज के पास गईं और फिर भी सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन्स उधार ले पाईं। वो लोग जो सिर्फ जले पर नमक छिड़कते हैं, उन्होंने जिन फैमिली को सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं दिया। शेन लैंग ने कोल्डली कहा, जब तक मेरी जिन फैमिली आगे बढ़ सकती है, मैं धोखा देने को भी तैयार हूं। जब मैं शेन लैंग इस न्यू पॉलिसी की तलवार उठाऊंगा तो मैं गारंटी देता हूं, मैं झंग चोंग से भी ज्यादा बेरहम बन के दिखाऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद शेन लैंग खड़ा हुआ और बोला, योर हाइनेस, भले ही सुनान आपके अंकल है, पर वो सॉवरेन के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट भी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उनके साथ थोड़ी भी नरमी नहीं बरतेंगे। शेन लैंग की बातें सुनकर आखिरकार निंगझेंग शेन लैंग के प्लान की पूरी एक्सटेंट को समझ गया और ठीक से अपनी कुर्सी पर पीछे गिर गया। इसलिए नहीं कि उसके दिल में सुनान के लिए कोई सॉफ्ट हार्टेडनेस थी, बल्कि वो शेन लैंग के इस ऑडेशियस प्लान से हैरान और ओवरवेल्म्ड हो गया था। उसी बीच क्राउन प्रिंस के सीक्रेट चेंबर में ग्रैंड कमांडर जू रोंग क्राउन प्रिंस के साथ डिस्कस कर रहा था। योर हाइनेस, जब आप शेन लैंग को रिक्रूट करने का इरादा रखते ही हैं, तो ऐसी हार्श कंडीशंस क्यों रखना? क्राउन प्रिंस मुस्कुराया। अपने हाथ में उस जेड कार्विंग से खेलते हुए उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसके दिमाग में पहले से ही कोई कैलकुलेशन सेट हो। झाओ यान ने एक्सप्लेन किया, सुनान की जड़ें कोर्ट में बहुत गहरी हैं
और उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। सिर्फ उसके सपोर्ट से ही थर्ड प्रिंस को डिफीट दी जा सकती है। क्राउन प्रिंस के एक्शन सिर्फ उस बूढ़ी लोमड़ी को उकसाने के लिए थे, न कि सच में शेन लैंग को अपने कमांड के अंडर रिक्रूट करने के लिए। जू रोंग को अचानक रियलाइज हुआ शेन लैंग सू फैमिली को नीचे दिखाने के बारे में बहुत ही वोकल रहा है, पर आखिरकार वो बस एक अकेला लो रैंकिंग ऑफिशियल है जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। उसका सूनान को खत्म करने का सोचना बस एक बेवकूफी है। पर अगर शेन लैंग क्राउन प्रिंस के साथ अलाइन हो जाए तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। ये क्राउन प्रिंस का तरीका है सूनान को मजबूर करके अपनी तरफ आने पर मजबूर करने का। झाओ यान ने अपनी बात जारी रखी। शेन लैंग बस एक दामाद और एक माइनर ऑफिशियल है। भले ही वो कितना भी क्लेवर क्यों ना हो, वो भला कैपिटल सिटी में कितना ही बवाल खड़ा कर लेगा। अब जब क्राउन प्रिंस को उसकी जरूरत नहीं है और शू फैमिली के रीजंस की वजह से थर्ड प्रिंस उसे वैसे ही नहीं चाहता, कैपिटल सिटी में आकर किसी भटकती आत्मा की तरह अपना ये गुरूर दिखाना, सच कहूं तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि जू रोंग ने यह सुनकर अंदर से थोड़ा पछतावा फील किया, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे अपने उस केपेबल सबॉर्डिनेट झांग चोंग की ज्यादा फिक्र थी। योर हाइनेस, झांग चोंग कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू में आधे साल से ज्यादा टाइम से कैद है और हिज मैजेस्टी का गुस्सा अब तक शांत हो जाना चाहिए था। योर हाइनेस, आप झांग चोंग की मदद क्यों नहीं करते? इस आदमी के पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं और आगे चलकर वो डेफिनेटली आपके लिए एक पावरफुल जनरल साबित हो सकता है। क्राउन प्रिंस ने नाम में सिर हिलाया और झाओ यान झट से समझ गई और बीच में बात घुमाते हुए बोली, हालांकि झांग चोंग काबिल है, पर उसे बाहर लाने की टाइमिंग अभी ठीक नहीं है। इससे कोर्ट में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है। अभी क्राउन प्रिंस को केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है। ये सही वक्त नहीं है, झाओ यान ने आगे कहा। शेन लैंग अभी अभी चियांग किंगडम से एक बड़ी जीत लेकर वापस आया है और हिज मैजेस्टी जिन जुओ को मार्की का टाइटल देने और फ्यूरियस टाइड सिटी जिन फैमिली को सौंपने का अपना वादा पूरा करने वाले हैं। हिज मैजेस्टी के लिए यह खुशी का मौका नहीं है। अगर इस वक्त क्राउन प्रिंस ने झांग चोंग के लिए प्ली की तो क्या ये हिज मैजेस्टी को और ज्यादा नाराज नहीं कर देगा? ये सब सुनकर जू रोंग के पास बोलने को कुछ नहीं बचा था और वो चुपचाप लमेंटे हुए सोचा, झांग चोंग, तुम्हें अब थोड़ा वक्त और सहना पड़ेगा। अगले दिन जब शेन लैंग को उसके अच्छे कामों की पहचान मिलनी थी और जिन फैमिली के रिवॉर्ड्स पर डिस्कस होना था, तब एक मामूली से 7th रैंक ऑफिशियल को कोर्ट मीटिंग अटेंड करने की वो क्वालिफिकेशन मिल गई जो उससे पहले किसी को नहीं मिली थी। जाने से पहले निंग जेंग ने फिक्र में देखते हुए शेन लैंग को सावधान किया, ब्रदर शेन, सू फैमिली के स्टाफ आज की कोर्ट मीटिंग में तुम्हें जरूर चैलेंज करेंगे। वो न सिर्फ जिन फैमिली को इनोबल से रोकने की कोशिश करेंगे, बल्कि ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो सब मिलकर तुम्हें सैंड बारबेरियन ट्राइब भेजकर तुम्हें तुम्हारी मौत तक पहुंचाने की मांग करेंगे। तुम्हें बहुत केयरफुली रहना होगा। ये सुनकर शेन लैंग के चेहरे पर एक एक्साइटेड स्माइल आने से नहीं रुकी। योर हाइनेस, बस आज कोर्ट में मेरी जीत की इस गुड न्यूज का वेट कीजिए। ये वहां सब कुछ हिलाकर रख देगा। वो ना सुधरने वाला जू वेनहुआ कोर्ट में एक बार फिर से शेन लैंग के लिए मुसीबत खड़ी करने का प्लान बना रहा था। ये शेन लैंग का कोर्ट में एक ऑफिशियल के तौर पर पहली बार एंटर होना था। सॉवरेन अपने थ्रोन पर बैठे थे और धीरे से बोलना शुरू किया। आज की कोर्ट मीटिंग में 2 एजेंडाज हैं। पहला, जिनजुओ ने समुद्री लुटेरों का सफाया करके फ्यूरियस टाइड सिटी पर कब्जा कर लिया है, जिससे हमारी टेरिटरी का दायरा और बढ़ गया है और नियम के हिसाब से उन्हें टाइटल मिलना चाहिए। दूसरा, सैंड बारबेरियन ट्राइब की रीइंफोर्समेंट्स अभी भी जारी है, जिसके चलते सदर्न ओयांग कंट्री के साथ वॉर एक डेडलॉक में फंस गई है। क्या हमें अब सैंड बारबेरियन ट्राइब के पास एक एनवॉय भेजना चाहिए ताकि उन्हें साउथ को सपोर्ट करने से रोका जा सके? आइए इस पर एक साथ डिस्कस करते हैं। जैसे ही सॉवरेन ने अपनी बात खत्म की, इंपीरियल सेंसर वांग चेंग खड़ा हुआ। योर मैजेस्टी, मेरे पास पेश करने के लिए एक मेमोरेंडम है। बोलो। द इंपीरियल सेंसरेट शेन लैंग पर बगावत की साजिश रचाने और ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता है। कृपया इसकी पूरी गहराई से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, योर मैजेस्टी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे कोर्ट में एक हंगामा मच गया। शुरू होते ही इन लोगों ने रॉयल फ्लश जैसी सबसे बड़ी चाल चल दी थी। यहां तक कि सॉवरेन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को उखाड़ फेंकना, ये मक्कार बूढ़ी लोमड़ियां अच्छी तरह जानती थीं कि शेन लैंग के सिर पर इतनी बड़ी टोपी कैसे पहनानी है। ये बात सब जानते थे कि हालांकि ग्रेट फ्लेम एक ओवरलॉर्ड थी, लेकिन अलग अलग वैसल स्टेट्स खुद को गवर्न करती थीं और वहां की आवाम सिर्फ अपने सॉवरेन के प्रति वफादार होती थी और वो यान एम्परर की नेशन के मामलों में हार्डली ही इन्वॉल्व होती थी। लेकिन एक बार ग्रेट फ्लेम को उखाड़ फेंकने का इल्जाम लग गया तो सिचुएशन की पॉलिटिकल प्रायोरिटी तुरंत आसमान छू लेती थी। उसी वक्त वांग चेंग ने आगे कहा, यह मेमोरेंडम नए अपॉइंटेड सेंसर झू वेनहुआ द्वारा पेश किया गया है, जो अर्नेस्टली ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि योर मैजेस्टी उसे पैलेस में आने की इजाजत दें। कुछ ही देर बाद जू वेनहुआ ने एक कॉन्फिडेंस भरे एटीट्यूड के साथ उस ग्रैंड हॉल में एंटर किया। जब शेन लैंग ने उसे देखा तो उसके होठों पर एक स्मर्क आ गई। दुश्मन ने लगता है इस बार अपनी टीम में एक पिग जैसा टीममेट चुन लिया है। फिर भी शेन लैंग को अंदर ही अंदर जू वेनहुआ की टेनासिटी पर हैरानी थी। उसके फादर की मौत और उसकी फैमिली का बर्बाद होना, ये सब शेन लैंग ने ही किया था। और फिर भी इस आदमी की उसे उकसाने की हिम्मत देखो। जब जू वेनहुआ शेन लैंग के पास से गुजरा तो उसने बुरी तरह उसे घूरा और ट्रायम्फेंटली सोचा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम एक दिन मेरे हाथों में आ गिरोगे? आज मैं मेक श्योर करूंगा कि इसी ग्रैंड हॉल में तुम्हें मौत मिले और तुम्हारी लाश तक दफनाने को जगह ना मिले। जितना वो इस बारे में सोचता उतना ही वो एक्साइटेड होता जा रहा था और जल्दी से हॉल के ठीक आगे आकर रिस्पेक्टफुल तरीके से बोला, योर मैजेस्टी, शेन लैंग का चियांग किंगडम कमीशन इतना स्मूथली सिर्फ एक औरत की वजह से पूरा हुआ। ये औरत जियांग ली है, जो उस महान ड्राई एम्परर की मुंह बोली बहन है और प्रिंसेस शू यिन बनकर घूम रही है। ये वांटेड लिस्ट में 5वें नंबर पर आने वाली एक भगोड़ी है जो शेन लैंग के साथ मिली हुई थी और यहां तक कि शेन लैंग ने उसे यू किंगडम की कैपिटल सिटी तक ला खड़ा किया है। शेन लैंग के एक्शंस क्लियरली हमारे यू किंगडम के खिलाफ यान एम्परर के गुस्से को भड़काने के लिए है, जिसका सीधा मकसद ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को तबाह करना है। मैं योर मैजेस्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि शेन लैंग को उसकी इस गद्दारी के लिए डिसमेंबरमेंट की सजा दी जाए और उस भगोड़ी शू यिन को तुरंत पकड़ लिया जाए। ये सब सुनने के बाद सॉवरेन ने बुरी तरह से भौहें सिकोड़ी और शेन लैंग की तरफ देखकर पूछा, शेन लैंग, क्या सच में ग्रेट फ्लेम एम्पायर की एक वांटेड क्रिमिनल शू यिन के साथ तुम्हारा कोई प्राइवेट कनेक्शन है?
ये सुनते ही शेन लैंग ने तुरंत एक ड्रामेटिक तरीके से दुखी होने का नाटक किया, घुटनों पर गिर गया और प्रोटेस्ट करते हुए रोने लगा। योर मैजेस्टी, मैं इन सारे इल्जामों में पूरी तरह निर्दोष हूं, मैं कसम खाता हूं। झू वेनहुआ तेजी से आगे आया और बोलता रहा, योर मैजेस्टी, मेरे पास एक गवाह है, कृपया गवाह को आगे आने और गवाही देने की इजाजत दीजिए। कुछ ही देर बाद गवाह को हॉल में लाया गया, जो कोई और नहीं बल्कि चियांग किंगडम के उस मिशन में शेन लैंग के गार्ड्स में से एक था। झू वेनहुआ ने शू यिन का वांटेड पोस्टर निकाला, उसे उस आदमी को थमाया और पूछा, चियांग किंगडम के इस सफर के दौरान क्या ये औरत हमेशा शेन लैंग के साथ थी? हॉल में सभी की नजरें उस गार्ड पर टिकी थीं और वहां का एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो गया। गार्ड ने जल्दी से और सच्चाई से अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, हाँ, ये वही है। ये औरत इतनी खूबसूरत है कि जो कोई इसे एक बार देख ले वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। झू वेनहुआ ने आगे दबाव बनाया, उसका शेन लैंग के साथ किस तरह का रिश्ता है? एक पल सोचने के बाद गार्ड ने जवाब दिया, सर, शेन और ये औरत एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वो ओपनली अफेक्शनेट थे और उन्होंने यहां तक कि कई रातें एक साथ गुजारी हैं। ये सुनते ही हॉल के बाकी ऑफिशियल्स ने शेन लैंग पर जलने और एनवी से भरी नजरें डाली। भले ही शू यिन एक भगोड़ी हो, पर वो आखिर एक ऐसी गॉडेस थी जिसे हर आदमी पाना चाहता था। झू वेनहुआ ने कोई भी मौका गवाए बिना गार्ड को ग्रिल करना जारी रखा। शू यिन अभी कहाँ है? झू वेनहुआ की स्टर्न आंखों में देखकर गार्ड ने डरते हुए जवाब दिया, वो पक्का जिन फैमिली के प्राइवेट रेजिडेंस में होगी। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, झू वेनहुआ घूमा और सीधे शेन लैंग पर उंगली उठाते हुए जोर से डिक्लेयर किया, शेन लैंग, ग्रेट फ्लेम एम्पायर की एक वांटेड क्रिमिनल शू यिन को छिपाकर और उसके साथ मिलकर ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने का प्लान बनाकर तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ फांसी की सजा होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास अपने डिफेंस में कहने के लिए क्या बचा है? शेन लैंग ये सब सुनने के बाद उसने अपनी सच्चाई एक्सप्लेन करने की कोई जहमत नहीं उठाई और बस इनोसेंट बनकर अपनी शिकायत चिल्लाता रहा। ये देखकर झू वेनहुआ घुटनों पर बैठ गया और फर्वर से भीख मांगते हुए बोला, मैं योर मैजेस्टी से दिली दरख्वास्त करता हूं कि गद्दार शेन लैंग और उसकी पूरी फैमिली को फांसी दी जाए, शू यिन को पकड़ा जाए, उसकी सारी मार्शल आर्ट्स छीन ली जाए और उसे ग्रेट फ्लेम एम्पायर को सौंप दिया जाए। बोलने के बाद वो नीचे झुका, अपना चेहरा जमीन पर लगाकर उसने एक सिनिस्टर स्माइल दी, जैसे बाजी उसके हाथ में थी। शेन लैंग, मैं आज आखिरकार अपनी फैमिली का बदला लेने जा रहा हूं, झू वेनहुआ ने अपने मन में सोचा, ये दृढ़ निश्चय करते हुए कि वो शेन लैंग के खून से अपने फादर की आत्मा को तसल्ली देगा। इस मोमेंट पर सॉवरेन को भी एक सिर दर्द होने लगा था। वो क्लियरली समझ गए थे कि ये शेन लैंग के लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। अगर ये कुछ और होता तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन ग्रेट फ्लेम एम्पायर को अपनी चालों में शामिल करने की यह हिम्मत निहायत प्रॉब्लमैटिक थी, क्योंकि जब बात पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स की हो तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा थौनी बन जाती हैं। जब सॉवरेन को थोड़ी परेशानी फील हुई, तभी शेन लैंग अचानक अपनी जगह से उछला, अपनी मुट्ठी घुमाई और चिल्लाया, तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू कछुए के बच्चे। उसके अल्फाज खत्म होते ही उसकी मुट्ठी तेजी से आकर झू वेनहुआ की नाक पर बसी। उसके बाद झू वेनहुआ के चेहरे पर घूसों की एक झड़ी लगने लगी, जिससे खून हर तरफ फैल गया। हाँ, शेन लैंग उसके फेस को टारगेट कर रहा था और एक ही पल में हॉल में कियोस मच गया। मारते हुए शेन लैंग उसे गंदी गालियां देता रहा, मानो वो पूरी तरह गुस्से में अंधा हो चुका हो। इसके बरक्स झू वेनहुआ मार्शल आर्ट्स में स्किल्ड होने के बावजूद और शेन लैंग के अटैक्स को ब्लॉक करने के काबिल होने के बावजूद डिलिबरेटली उसने पलट कर वार नहीं किया और शेन लैंग को उसे बेरहमी से पीटने दिया। कोर्ट के बीच ऐसे खुले में लड़ने से शेन लैंग अपनी डिकोरम खो बैठा और एक गुंडे की तरह लगने लगा। झू वेनहुआ मन ही मन कोल तरीके से हंसने लगा। शेन लैंग, ओ शेन लैंग, इस बार तो तेरा खात्मा तय है। वहां मौजूद सभी ऑफिशियल्स ये नजारा देखकर दंग रह गए। हालांकि उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, पर वो सॉवरेन के सामने इतनी हिम्मत दिखाने वाले शेन लैंग की क्रिटिसिज्म करने लगे। शेन लैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस तरह खुद अपनी मौत क्यों बुला रहे हो? ऑफिशियल्स ने उसे बुरा भला कहा और यहां तक कि सॉवरेन भी शेन लैंग के एक्शन से डम्बफाउंडेड थे। एक पल बाद वो आखिरकार बिजली की गरज जैसे गुस्से में फट पड़े। बदतमीज शेन लैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक कॉलीग को बीच कोर्ट में पीटने की? इस तरह की ब्रेजन बिहेवियर तो सिवियर पनिशमेंट की हकदार है। ये कहते ही दो गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और शेन लैंग को पकड़कर सबड्यू किया। कुछ ही देर बाद पनिशमेंट शुरू हो गई, जो डायरेक्टली यूनिकली के हाथों दी जा रही थी। जैसे जैसे वहां डंडे की मार लग रही थी, शेन लैंग की चीखें उस ग्रैंड हॉल में गूंजने लगी। 10 डंडे पड़ने के बाद शेन लैंग बेहोश हो गया। शेन लैंग को उस हालत में खून से लथपथ देखकर झू वेनहुआ को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई। शेन लैंग, ये तो बस शुरुआत है, जो आगे आने वाला है वो तेरा पूरा एक्सटर्मिनेशन होगा और यहां तक कि तेरी जिन फैमिली को भी तेरे इन पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। शेन लैंग को अनकॉन्शियस देखकर यूनिकली वापस हॉल में गया और सॉवरेन को रिपोर्ट दी। सॉवरेन अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने ऑर्डर दिया, लीजी, तुरंत जिन फैमिली के प्राइवेट रेजिडेंस पर जाओ और उस वांटेड क्रिमिनल शू यिन को यहां लेकर आओ। अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उसे बिना रहम किए जान से मार दो। आधे घंटे से भी कम वक्त में लीजी और ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के गार्ड्स जिन फैमिली के प्राइवेट रेजिडेंस पहुंच गए। शू यिन को देखते ही लीजी, जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड का आदमी था, उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। ये समझते हुए कि वो अपना होश खो रहा है, उसने तेजी से खुद को संभाला, शू यिन की आइडेंटिटी कंफर्म की और झुककर बोला, योर मैजेस्टी, आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया मेरे साथ पैलेस चलिए। जल्दी ही उस ग्रैंड हॉल में बाहर से आने वाली एक फ्रेग्रेंस ने सभी ऑफिशियल्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, शू यिन की अप्सरा जैसी ब्यूटी धीरे धीरे उनकी नजरों के सामने आई। उसने हॉल में कदम रखा और ऑफिशियल्स उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे और मन ही मन रिजेंटमेंट फील करने लगे। ये कितनी अनफेयर बात है कि इतनी अजीम खूबसूरती उस गिगोलो शेन लैंग के साथ मिली हुई है। यहां तक कि झू वेनहुआ, जो पहले ही कुत्ते की तरह पिट चुका था, वो भी एक पल के लिए शू यिन की ब्यूटी देखकर स्टंट हो गया और शेन लैंग को एक जलन और नफरत भरी नजर से घूरने लगा। पर अगले ही सेकंड उसने सोचा, ये औरत चाहे जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आखिर में वो जियांगली की मुंह बोली बहन है।
क्योंकि मैं इसे पा नहीं सकता तो कम से कम इसे शेन लैंग का खात्मा लाने के लिए यूज तो कर ही सकता हूं। ये सोचते ही उसने तुरंत बोलना शुरू किया, योर मैजेस्टी एस्टीम्ड ऑफिशियल्स, अब सभी को सच्चाई पता चल गई है। ये औरत ग्रेट फ्लेम एम्पायर की वांटेड क्रिमिनल शू यिन है। ग्रेट फ्लेम एम्पायर का फरमान है कि जो भी इसे पकड़ेगा उसे बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा या फिर वहीं गोली मार दिया जाएगा। और शेन लैंग ने एक वांटेड क्रिमिनल को छिपाया है और इस बारे में इन्फॉर्म ना करके उसको ग्रेट फ्लेम के लॉज के अकॉर्डिंग उसकी पूरी क्लैन को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब जब दोनों गवाह और मुजरिम सामने हैं तो योर मैजेस्टी कृपया अपना फैसला सुनाइए। सॉवरेन ने भौहें सिकोड़ी शू यिन को ध्यान से देखा और फिर ऑर्डर दिया, लीजिए तुरंत ग्रेट फ्लेम एम्पायर की लिएजॉन ऑफिस से सभी ऑफिशियल्स को समन करो ताकि इस वांटेड क्रिमिनल को पहचाना जा सके। लीजी जब ऑर्डर्स लेकर गया तभी शेन लैंग जो अभी तक बेहोश पड़ा था वो अचानक से होश में आया और उसने शू यिन की तरफ पॉइंट करके बोला, योर मैजेस्टी हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ये औरत सच में मेरी आंट शू यिन है, लेकिन उनके नाम वाले यिन का मतलब अट्रैक्शन है, ना कि हाइडिंग। और वो वांटेड क्रिमिनल तो 40 साल से ऊपर की औरत है, जबकि मेरी आंट तो अभी सिर्फ 20 की उम्र की है। ये सुनकर झू वेनहुआ मन ही मन कोल्ड हंसी हंसा। शेन लैंग, क्या तुम्हें लगता है यहाँ बैठे सब बेवकूफ हैं? शू यिन एक ग्रैंड मास्टर है जिसके पास अपनी जवानी बनाए रखने की स्किल्स हैं। ये उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आधे घंटे बाद ग्रेट फ्लेम एम्पायर की तरफ से एम्बेसडर युन मेंगजे की लीड में एक डेलीगेशन हॉल में पहुंचा। एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद सॉवरेन बोले, एम्बेसडर युन, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप इस औरत को आइडेंटिफाई करके बताएं कि क्या ये ग्रेट फ्लेम एम्पायर की फ्यूजिटिव झू यिन है या नहीं। एम्बेसडर युन मेंगजे ने बो किया और शू यिन की तरफ चल दिए। रास्ते में गुजरते हुए उन्होंने शेन लैंग के साथ एक नजर का इशारा किया। युन मेंगजे ने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, तुमने इस बार सच में खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। शेन लैंग ने परवाह न करते हुए अपने कंधे उचकाए और बोला, ब्रदर फिक्र मत करो, बात सिर्फ मुद्दे को बड़ा दिखाने की थी, वरना कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। युन मेंगजे ने उसे इग्नोर किया और सीधे शू यिन के पास चलते गए, मन ही मन सोचते हुए इस दुनिया में भला शू यिन के अलावा किसी के पास ऐसी ब्यूटी हो सकती है। इस ना भुलाई जाने वाली फेस को अगर राख भी बना दो तब भी पहचाना जा सकेगा। भले ही अपने दिल में उन्हें 100% सर्टेनिटी थी, पर युन मेंगजे ने शेन लैंग के इस ड्रामा के साथ प्ले अलोंग के लिए एक सख्त चेहरा बनाए रखा। वो शू यिन के करीब आए, उन्हें गौर से देखा और तभी शू यिन ने उन्हें प्लेफुली अपनी बड़ी और कैप्टिवेटिंग आंखें दिखाईं और फिर एक ऐसी किलर स्माइल दी जिससे लोग मर मिटते हैं। ये देखकर युन मेंगजे के दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी और वो जल्दी से सॉवरेन की तरफ रिपोर्ट करने घूमे, योर मैजेस्टी, हालांकि ये औरत शू यिन से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन केयरफुली ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि ये ग्रेट फ्लेम की फ्यूजिटिव शू यिन नहीं है। ये सुनते ही झू वेनहुआ शॉक में रह गया और अंदर ही अंदर चीखने लगा, ये पॉसिबल कैसे है। वहीं दूसरी तरफ शेन लैंग ने एक कोल्ड स्मर्क दी। उसकी आत्मा मन ही मन महसूस कर रही थी, अच्छी कोशिश थी बच्चे, पर तुम मुझे अपने ट्रैप में फंसाने जितने चालाक नहीं हो। गॉडेस शू यिन की असली आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। इस वक्त झू वेनहुआ, जिसका चेहरा सूझकर सुअर के सिर जैसा हो गया था, उसने युन मेंगजे को गुस्से से घूरा और अपने मन में गालियां देते हुए सोचा, ठीक है युन मेंगजे, तुम ग्रेट फ्लेम एम्पायर के क्राउन प्रिंस हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शेन लैंग के साथ मिलकर ग्रेट फ्लेम के एक फ्यूजिटिव को बचा रहे हो और यू किंगडम के सॉवरेन को धोखा दे रहे हो। क्योंकि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तो अब देखो मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज करता हूं। वो सीधा सॉवरेन के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, योर मैजेस्टी, मैंने बहुत पहले सुना था कि इंपीरियल एनवॉय युन मेंगजे और शेन लैंग का रिलेशनशिप बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और प्राइवेट में दोनों एक दूसरे को भाई भाई बुलाते हैं। उसके बहाने साफ तौर पर उसको बचाने के लिए है। मैं योर मैजेस्टी से अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एनवॉय भेजें और एक वेटरन इंपीरियल मिनिस्टर को इसकी पहचान करने के लिए इन्वाइट करें। झू वेनहुआ की बातें सुनकर युन मेंगजे ने पीछे मुड़कर कुछ ओल्डर एनवॉयज को आगे किया और अपनी कम उम्र और कच्ची याददाश्त का बहाना बनाते हुए उन एल्डर्स से उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा। उन्होंने काफी देर तक शू यिन को ध्यान से देखा, फिर सबने नाम में सिर हिलाया और कहा, योर मैजेस्टी, ये लड़की बहुत यंग है और इसकी आंखें बहुत मासूम हैं। अपनी मेमोरी के बेस पर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारी ग्रेट फ्लेम की वांटेड फ्यूजिटिव झू यिन नहीं है। ये सुनते ही झू वेनहुआ तो जैसे पागल ही हो गया। युन मेंगजे का बकवास करना ही क्या कम था, जो अब ये बुढ़े बेवकूफ भी अंधे हो गए हैं। डेस्परेशन में झू वेनहुआ चिल्लाया, योर मैजेस्टी, युन मेंगजे और बाकी सबको जरूर शेन लैंग ने खरीद लिया है। मैं योर मैजेस्टी से अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करता हूं कि ग्रेट फ्लेम एम्पायर में किसी को भेजें और फ्लेम एम्पायर को अपना कोई ट्रस्टेड ऑफिशियल पहचान करने के लिए भेजने दें। लेकिन सॉवरेन ने बस एक गहरी सांस ली और उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर शांति से बोले, इस लड़की के हमारी टेरिटरी में आने से पहले ही मैंने इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए अपने लोग भेज दिए थे। अब जब एनवॉयज ने भी कंफर्म कर दिया है तो मैं एकदम एट ईज हूं। इन शब्दों के साथ झू वेनहुआ को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वो अपने मन में चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है। सॉवरेन सबके सामने सच्चाई को मोड़ रहे हैं ताकि वो शेन लैंग के क्राइम्स को कवर अप कर सकें। आखिर चल क्या रहा है। वहीं कोर्ट में मौजूद सभी ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स शॉक थे और आपस में फुसफुसाने लगे। सिर्फ सुनैन, झू रोंग और कुछ और टॉप डिग्नेटरीज एकदम शांत रहे। एक बेवकूफ भी देख सकता था कि सॉवरेन जानबूझकर शेन लैंग को बचा रहे थे। लगता है वो ये राउंड भी हार गए। इस वक्त शेन लैंग स्ट्रगल करने का नाटक करते हुए अपनी कमर पकड़कर झू यिन के पास गया और बोला, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो तुम पहले घर जाओ। शू यिन ने हाँ में सिर हिलाया और ग्रेसफुली वहां से जाने के लिए मुड़ी। झू वेनहुआ ने यह देखा तो जोर से चिल्लाया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक से शेन लैंग ने झू वेनहुआ के मुंह पर एक जोर की लात जड़ दी और उसका पुराना खून 3 मीटर हवा में उड़ गया। इसके बाद तो शेन लैंग ने अपनी डेडली किक्स की बारिश कर दी, जिससे झू वेनहुआ को पलटकर फाइट बैक करने का एक मौका तक नहीं मिला। शेन लैंग की इस हरकत को सॉवरेन के बगल में खड़ा ली यूनिच भी टॉलरेट नहीं कर पाया। शेन लैंग, तुम कर क्या रहे हो? अगर तुमने इससे ज्यादा उछल कूद की तो तुम्हारे पिछवाड़े पर लगा हुआ लमेलर आर्मर गिर जाएगा। अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो मैं तुम्हारी इस एक्टिंग में और शामिल नहीं होऊंगा। थोड़ी देर बाद उसे पीट पीट कर थकने के बाद शेन लैंग ने सीधा झू वेनहुआ के कपड़े पकड़े, उसे अपनी तरफ खींचा और फुसफुसाते हुए बोला, झू वेनहुआ, तू चूतिए,
क्या तूने कभी सोचा कि तुझ जैसे एक मामूली 7th ग्रेड सेंसर को कैसे पता चला कि मेरे पास ग्रेट फ्लेम एम्पायर की वांटेड फ्यूजिटिव है? इतनी इंपॉर्टेंट डेडली इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मैंने ही तेरे कानों तक पहुंचाई थी। आज ये मत बोलना कि सॉवरेन कोर्ट में सच को झुठला रहे हैं। अगर खुद फ्लेम एम्परर भी आ जाता ना तो भी वो उसे शू यिन मानने से इनकार कर देता। जू वेनहुआ ये सुनकर शांति में पड़ गया। उसे शेन लांग की बातों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त शेन लांग आगे बोला, मुझे तो आज तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तूने मेरे हिस्से की ये मार खा ली। अगर आज तेरी ये हरकतें ना होती तो शायद मुझे उन लोगों के द्वारा चने के झाड़ पर चढ़ाकर सैंड बार्बेरियन ट्राइब भेज दिया जाता। ये कहकर शेन लांग ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इस वक्त जमीन पर पड़ा जू वेनहुआ अभी भी शेन लांग की बातों के मतलब पर विचार कर रहा था और सोच रहा था कि क्या वो अनजाने में शुरू से उसी की मदद कर रहा था। लेकिन थ्रोन पर बैठे सॉवरेन सच में गुस्से में थे। उन्होंने शेन लांग की तरफ इशारा करते हुए दहाड़ कर कहा, लीजिए। शेन लांग ने हिज हाइनेस के सामने डिसरिस्पेक्ट दिखाई है। इसे खींचकर बाहर ले जाओ और 10 करोड़ों की कड़ी सजा दो। अगले ही पल शेन लांग अपनी उसी आदत वाली अकड़ में पनिशमेंट चेयर पर लेट गया और एग्जीक्यूशनर अभी भी ली यूनिक ही था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ली यूनिक के दिल में शेन लांग के खिलाफ बहुत खुन्नस भरी थी और वो अपने मन में गालियां दे रहा था। तू एरोगेंट बच्चे, इस बार मैं तुझे मजा चखाता हूं। फिर उसने अपनी 1/3 ताकत लगाते हुए लमेलर आर्मर को बचाकर शेन लांग पर जोरदार वार किया। सुअर जैसी एक चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। शेन लांग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लीजी उसे सच में मार देगा। कुछ लम्हों बाद शेन लांग लड़खड़ाते हुए हॉल में वापस आया और लीजी को घूरते हुए बोला, लीजी बुढ़ाऊ, ये कुछ ज्यादा ही हार्श ब्लो था। मैं इस दुश्मनी को याद रखूंगा और इस मामले के खत्म होने के बाद मैं पक्का तुझसे एक छोटा सा रिवेंज लूंगा। सॉवरेन ने शेन लांग को दर्द से तड़पते हुए देखा पर अपनी एक हंसी छुपा ली। अपना गला साफ करते हुए बोले, इंपीरियल सेंसर जू वेनहुआ, तुमने ग्रेट फ्लेम एम्पायर की वांटेड क्रिमिनल जू यिन के मैटर को हवा में से फैब्रिकेट किया है। सफेद को काला बताकर पब्लिक अटेंशन पाने के लिए यू किंगडम के एक मेरिटोरियस ऑफिशियल को फ्रेम किया और कोर्ट में बवाल मचा दिया। इसको तुरंत इसकी सभी ऑफिशियल पोस्ट से हटा दो और अरेस्ट कर लो। उनके इतना बोलते ही ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के 2 गार्ड्स आगे आए और जू वेनहुआ के रोने धोने और छूटने की कोशिश को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए सीधा उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं शेन लांग के चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल आ गई। जू वेनहुआ, ओ जू वेनहुआ, अपनी लोली स्टेटस के बावजूद हमेशा ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करता है। क्या ईमानदारी से जीना ज्यादा बेहतर नहीं होता? फ्लेम एम्परर ने शू यिन को ग्रेट फ्लेम की फ्यूजिटिव की लिस्ट में सिर्फ इसलिए डाला था ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी को कवर अप किया जा सके। आखिरकार शू यिन फ्लेम एम्परर की कजिन है तो भला वो सच में उसे क्यों पकड़ना चाहेगा? असल में वो सिर्फ जियांग ली की स्वॉन सिस्टर ही नहीं बल्कि ग्रेट फ्लेम एम्पायर की एक प्रिंसेस भी है। हालांकि शुरू में वो ग्रेट फ्लेम के एम्परर के ऑर्डर्स फॉलो करके जियांग ली की साइड में इन्फिल्ट्रेट कर रही थी, लेकिन अनजाने में वो जियांग ली की कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी से इंप्रेस हो गई और इसलिए उसने फ्लेम एम्परर को बिट्रे कर दिया। यहां तक कि जियांग ली के डाउनफॉल के बाद भी उसने हमेशा के लिए उसके प्रति लॉयल रहने की कसम खाई और अपने परिवार से सारे टाइज कट कर लिए। शेन लांग ने इन सब डिटेल्स की छानबीन बहुत पहले से क्लियरली कर ली थी। अपने दुश्मनों को खुद को सैंड बार्बेरियन ट्राइब भेजने से रोकने के लिए उसने अपना ये ट्रम्प कार्ड खेला था ताकि वो अपनी स्कीम पहले ही शुरू कर सके। शुरू में उसने झांग चोंग के दूसरे बेटे झांग सुन को अप्रोच किया था, लेकिन झांग सुन, जिसने अपने खुद के बाप को शेन लांग द्वारा जेल में फ्रेम होते देखा था, अपने हाथ हिलाते हुए पीछे हट गया। प्लीज मुझे हार्म मत करो। इस मुसीबत को ना बुलाने के लिए झांग सुन ने रातों रात किसी के हाथ एक सीक्रेट लेटर भिजवा दिया। हालांकि उस लेटर में शेन लांग की रिक्वेस्ट को बड़ी चालाकी से डिक्लाइन किया गया था, पर उसमें शेन लांग के दुश्मनों में से जू वेनहुआ को एक स्केपगोट बनने के लिए रेकमेंड भी किया था। झांग शुन की रेकमेंडेशन से सेटिस्फाई होकर शेन लांग ने तुरंत जू वेनहुआ के लिए एक ट्रैप सेट किया और उस पर यह बात लीक कर दी कि वो शू यिन को कैपिटल सिटी वापस ले आया है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस बेवकूफ जू वेनहुआ ने आसानी से बेट पकड़ ली। अभी अभी इंपीरियल सेंसरेट में घुसने के बाद उसने इंपीरियल सेंसर डॉक्टर वांग चिंगचंग को इस मैटर के बारे में बता दिया। और क्योंकि वांग चिंगचंग तो पहले से ही सू फैमिली का लैकी था और सू नैन को खुश करने के लिए परेशान था, तो उन्होंने जल्दी से अग्री कर लिया और ये डिसाइड किया कि जिस दिन शेन लांग को रिवॉर्ड मिलने वाला है उस दिन वो कोर्ट में उसे इम्पीच करेंगे। जू वेनहुआ, वो बेवकूफ, इसने सोचा ही नहीं था कि कोर्ट में इस बात को रिवील करने के बाद शेन लांग उसको वहीं खड़े खड़े पीट देगा। और सॉवरेन ने शेन लांग को सिर्फ एक सिंबॉलिकली पनिशमेंट दी जिसने उसे और भी ज्यादा शॉक कर दिया। और ऊपर से ग्रेट फ्लेम एम्पायर का यू किंगडम में जो एनवॉय था युनमिंग से, उसने तो सच में इनकार कर दिया कि शू यिन ग्रेट फ्लेम एम्पायर की फ्यूजिटिव है। सुबह के इतने सारे कमोशन के बाद सॉवरेन को भी अब थोड़ी इरिटेशन होने लगी थी, इसलिए जू वेनहुआ के ले जाए जाने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, माय लॉर्ड्स, मिथिकल टर्टल काउंट जिनजुओ ने पायरेट की युतियानवे को खत्म कर दिया है और हमारे यू किंगडम के लिए फ्यूरियस टाइड सिटी पर कब्जा कर लिया है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिस्पेंसिबल है और हक से उन्हें मिथिकल टर्टल मार्की का टाइटल मिलना चाहिए। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो यही डिसाइड होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। लेकिन जैसे ही सॉवरेन फरमान जारी करने ही वाले थे, हवा को चीरती हुई एक आवाज आई, योर मैजेस्टी होल्ड। इंपीरियल सेंसर डेप्यूटी यू चेंगजू आगे आए और बोले, मैं मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन पर रिबेलियन प्लॉट करने का इल्जाम लगाता हूं। मिथिकल टर्टल काउंट जिनजुओ ने स्टेट ऑफ वू के साथ कल्यूड किया है बगावत करने के इरादे से, और शेन लांग का कोर्ट में आना अनडाउटेडली जिन फैमिली की बगावत को कवर करने के लिए ही है। मैं योर मैजेस्टी से अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एनोबलमेंट रिट्रैक्ट करें, तेजी से जिन फैमिली की लैंड्स वापस छीन लें और जिनजुओ को हेवनली प्रिजन में कैद कर दें ताकि कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के ऑफिशियल्स इस मैटर की डीपली इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ये सुनकर सॉवरेन का एक्सप्रेशन अचानक से ड्रास्टिकली बदल गया और गुस्से से बोले, ट्रीजन, जिनजुओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हिज मैजेस्टी ने तुम्हारे एनोबलमेंट को बस कुछ महीनों के लिए डिले ही तो किया था और अब तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो कि हिज मैजेस्टी पर प्रेशर डालने के लिए ओपनली स्टेट ऑफ वू के साथ कल्यूड करोगे। और शेन लांग ने अपनी आंखें हल्की सी छोटी करते हुए यू चेंगजू की तरफ देखा और अपने मन में सोचा, बहुत बढ़िया, आज मैं शेन लांग इस कोर्ट में सच में सबकी वाट लगाने वाला हूं। एक शब्द में कहूं तो एक्सिलरेटिंग।
ये न्यूज सुनकर सॉवरेन की निगाहें शेन लैंग की तरफ इंस्टेंटली ठंडी पड़ गईं। शेन लैंग ये रियलाइज करते ही समझ गया था कि अनडाउटेडली उसने सॉवरेन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कुछ महीने पहले ही जब जिन फैमिली ने अभी फ्यूरियस टाइड सिटी कैप्चर ही किया था तो स्टेट ऑफ वू ने बार बार अपने एनवॉइस को मिथिकल टर्टल काउंट के पास भेजा था। ऑलिव ब्रांचेस ऑफर करते हुए प्रॉमिस किया कि अगर जिन्स वो उनकी साइड आ जाएगा तो वो जिन फैमिली को ड्यूक्स का टाइटल दे देंगे और रूल करने के लिए पूरा थंडरस आर्किपेलागो उनके हवाले कर देंगे। उस वक्त क्योंकि सॉवरेन निंग युएक्शन उसका एनोबलमेंट इशू करने में रिलक्टेंट था, जिन्स वो ग्रीवेंसेस पालते हुए वू के इस ऑफर से टेम्प्ट हो गया था। किस्मत से शेन लैंग ने ऐसे रैश कदम के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज किया और टाइम रहते इस चीज को रोक दिया, क्योंकि शेन लैंग बहुत अच्छी तरह जानता था कि हालांकि निंग युएक्शन एक देश का सॉवरेन है पर उसका कैरेक्टर बड़ा ही मीन, एहसान फरामोश, पेटी और नैरो माइंडेड है। अगर उसे पता चल गया कि जिन फैमिली वाकई में वू के साथ कल्यूट कर रही है तो इसके अंजाम बहुत भयानक होंगे। इस वक्त हॉल में सॉवरेन ने कोल्ड आवाज में यू चेंजू से पूछा, इस मैटर के लिए क्या तुम्हारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस है? यू चेंजू ने सीधा अपने सीने से एक सीक्रेट लेटर निकाला और बोला, मेरे पास यहाँ जिन्स वू और किंग वू के बीच का एक सीक्रेट लेटर है और कुछ ही दिन पहले वू किंगडम ने अपने 3 हाई ऑफिशियल्स वू मिंग, द जूनियर मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स, झू ये, एन ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और वांग चेंग्यान, द जूनियर मिनिस्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ रिसेप्शन को जिन्स से सीक्रेट मीटिंग करने के लिए फ्यूरियस टाइड सिटी भेजा था। ये बातें बोलते ही हॉल में मौजूद सारे ऑफिशियल्स अनसेटल्ड हो गए। ये फैक्ट कि वो अपने 3 हाई लेवल ऑफिशियल्स को जिन्स के साथ सीक्रेट मीटिंग के लिए भेज सकता था, इसने इस बात को सच होने के बहुत चांसेस बना दिए थे। उसके बाद ली यूनच ने वो सीक्रेट लेटर लिया और उसे सॉवरेन के सामने पेश कर दिया। जब सॉवरेन ने लेटर का कंटेंट देखा तो उनका चेहरा ड्रामेटिकली बदल गया और उनकी बॉडी से निकलने वाले गुस्से ने इंस्टेंटली पूरे हॉल को भर दिया। फिर यू चेंगजू ने एक और वार किया, योर मैजेस्टी, ये सीक्रेट लेटर पर्सनली मिथिकल टर्टल काउंट जिन्स ने लिखा है। अगर डाउट्स हैं तो हैंडराइटिंग वेरीफाई करने के लिए किसी को बुलाया जा सकता है। सॉवरेन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बल्कि उस लेटर को शेन लैंग के आगे फेंक दिया। शेन लैंग थोड़ा स्टार्टल हो गया और अपने आप में सोचने लगा कि उसने रियलाइज नहीं किया था कि सॉवरेन की मार्शल आर्ट्स इनर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है। फिर उसने वो लेटर उठाया और चेक करने के लिए खोला। जब उसने हैंडराइटिंग देखी तो उसने माथे पर सिलवटें डाली। ये तो सच में बिल्कुल उसके फादर इन लॉ की हैंडराइटिंग से परफेक्टली मैच कर रही थी। फ्लॉ ढूंढने के लिए उसने तुरंत अपने एआई को कंपेयर करने के लिए एक्टिवेट किया और पक्का उसे एक सटल डिफरेंस मिल गया। ये लेटर एक फॉर्जरी है, लेकिन ये कमीने बहुत मेटिकुलस थे। उसके फादर इन लॉ को फ्रेम करने के लिए उन्होंने लेटर की टोन तक को ऑलमोस्ट परफेक्टली इमिटेट कर लिया था। पहले तो इसने एक लॉयल और पेट्रियोटिक फ्रंट दिखाया, लेकिन लेटर एंड इस लाइन से हुआ, ग्रेटफुल फॉर किंग वूज डीप अफेक्शन, विशिंग टू एस्टैब्लिश अ फ्रेंडशिप विद वू फॉर जनरेशंस टू कम। क्या ये इनडायरेक्टली एनिमी स्टेट का यूज करके प्रेशर बनाना नहीं हुआ? इस वक्त सॉवरेन ने शेन लैंग को ऐसे देखा जैसे उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने ही वाली हों। तुम्हें पता होना चाहिए वो हमारे यू किंगडम का एक बड़ा एनिमी है और फिर भी तुम जिन्सुओ लेटर में उनके साथ जनरेशन तक दोस्ती रखने की बात कर रहे हो। अगर ये ट्रीजन नहीं है तो क्या है? लेटर को पढ़ने के बाद शेन लैंग बोला, योर मैजेस्टी, मैं ये अफर्म कह सकता हूं कि ये लेटर मेरे फादर इन लॉ की तरफ से नहीं आया है। यू चेंगजू ने साइड से हंसते हुए तंज कसते हुए बोला, क्या हिज मैजेस्टी मिथिकल टर्टल काउंट की हैंडराइटिंग को पहचानते नहीं है? तुम कह रहे हो ये लेटर फेक है, क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? शेन लैंग ने शांति से अपने हाथ में पकड़े लेटर को देखा और बोला, अगर कोई इस लेटर को केयरफुली एग्जामिन करे तो उसे मेरे फादर इन लॉ की हैंडराइटिंग से डिफरेंसेस क्लियरली दिख जाएंगे। किसी ने डिलिबरेटली उनकी हैंडराइटिंग को इमिटेट किया है, एग्जैक्टली मेरी जिन फैमिली को फ्रेम करने और उनके लिए ट्रबल कॉज करने के लिए। शेन लैंग का डिफेंस सुनकर सॉवरेन भी स्लाइटली काम डाउन हुए। जिन जुओ के कैरेक्टर की तो उनके खुद के पिता ने भी तारीफ की थी और जिन फैमिली के करंट में लाइमलाइट होने की वजह से उनके फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी सच में हाई थी। हिज मैजेस्टी ने वाकई जिन फैमिली का एनोबलमेंट डिलिबरेटली डिले किया था। पॉसिबल है कि जिन जुओ ने डेस्परेशन में आकर किंग वू से कॉरेस्पॉन्डेंस की हो। उसी पल एक आर्ग्यूमेंट ब्रेकआउट हुई जिसने सॉवरेन की थॉट्स को तोड़ दिया। यू चेंगजू ने शेन लैंग की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या उन तीनों वू ऑफिशियल्स ने फ्यूरियस टाइड सिटी में जिन जुओ से सीक्रेटली मीटिंग की थी? शेन लैंग ने डिनाई नहीं किया, उसने रिप्लाई किया, इंडीड, वो तीनों सी मर्चेंट्स के गाइज में फ्यूरियस टाइड सिटी के अंदर घुसे थे, पर मेरे फादर इन लॉ उनसे नहीं मिले। किसी सीक्रेट टॉक्स का तो सवाल ही नहीं होता। यू चेंगजू हंसते हुए स्नीयर किया, तो फिर ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के एक स्पाई ने उन तीनों को सिटी लॉर्ड्स मैंशन में घुसते हुए क्यों देखा, जहां वो 1 घंटे से ज्यादा रुके और फिर वहां से निकले? अगर तुम बोलोगे कि वहां कोई सीक्रेट टॉक्स नहीं हुई तो भला इस बात पर कौन बिलीव करेगा? ये सुनने के बाद शेन लैंग समझ गया। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों ने उसके फादर इन लॉ को स्वे में फेल होने के बाद डिलिबरेटली खुद को एक्सपोज कर दिया था। हाईली लाइकली था कि कुछ लोगों ने इस इवेंट का फायदा उठाया और वू के साथ कल्यूड कर लिया, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई ताकि उसके फादर इन लॉ को मजबूरन रिबेलियन करना पड़े। उस वक्त यू चेंगजू ने स्टर्नली कहा, शेन लैंग, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जिनजो के आसपास के कुछ लॉयलिस्ट ने इंटेंशनली इस मैटर का पता ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म को रिवील कर दिया, जिससे हम इस सीक्रेट लेटर को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर पाए। वरना अगर एक बार जिनजो रिबेल कर देता तो ये हमारे यूए किंगडम के लिए एक फेटल ब्लो होता। फिर उसने सॉवरेन की तरफ मुड़कर सजेस्ट किया, मैं योर मैजेस्टी से अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करता हूं इमीडिएटली मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के एयर जिन मुकोंग और शेन लैंग को डिटेन करें, ताकि जिन्स मजबूर होकर फ्यूरियस टाइड सिटी के मिलिट्री पावर को रिलिंक्विश कर दे और फ्यूचर ट्रबल्स को एलिमिनेट किया जा सके। उसके ये शब्द सुनते ही यहां तक कि ली यूनिट ने भी इसमें छुपी मैलिस को सेंस कर लिया था। ये अब सिर्फ जिन के एनोबलमेंट टाइटल को ब्लॉक करने के बारे में नहीं रहा था। एक बार शेन लैंग और जिन मुकोंग डिटेन हो गए तो ये सर्टनली मिथिकल टर्टल काउंट को रिटेलिएशन के लिए प्रोवोक करेगा, और अगर काउंट ने स्ट्राइक बैक किया तो इन दोनों की ही जान ग्रेव डेंजर में पड़ जाएगी। इस वक्त शेन लैंग ने अपने पीछे देखा, मंत्रियों की क्राउड में छुपे सुनैन पर। शेन लैंग ने उसे देखा और अंदर ही अंदर गाली दी, सुनैन, तुम्हारे पास वाकई काफी सारे हेंचमैन हैं, तू बुढ़ा वेनमस स्नेक। यू चेंगजू ने तो तुम्हें तुम्हारी एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल के लिए काफी बार इम्पीच किया था। सीमिंगली एक दूसरे के एट ऑड्स लगते हो, येट अनएक्सपेक्टेडली वो सच में तुम्हारे कमांड के अंदर काम करता है।
अब देखते जाओ कैसे मैं शेन लैंग तुम्हारी इस स्कीम को इस बार ब्रेक करता हूं। ये बात सोचते ही उसने मुड़कर अपने घुटने टेक दिए और बोला, योर मैजेस्टी, मैं इस यू चेंजू को वू के साथ कल्यूड करने और हमारे यू किंगडम के मोनार्क और मिनिस्टर्स के दिलों में डिस्कॉर्ड पैदा करने के इल्जाम में इम्पीच करना चाहता हूं। इसके इरादे डिसऑनरेबल हैं, एम्ड एट इंसाइटिंग रिबेलियन मेरे फादर इन लॉ में, ताकि वो इजीली उसे वू का स्पाई बना सके। मैं योर मैजेस्टी से इम्प्लोर करता हूं कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। ये सुनकर यू चेंजू बड़ी हिकारत से हंसा। शेन लैंग, क्या तुम किसी डेस्परेट प्लाइट में फंस गए हो? मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो प्रूव करे कि ये सीक्रेट लेटर फेक है? सॉवरेन भी इस टाइम बोल पड़े। शेन लैंग, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अपने प्रोमिसेस फुलफिल किए हैं, पर मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए। सच तो यह था कि सॉवरेन जेन्युइनली जिन फैमिली की वफादारी पे बिलीव करते थे और वो किसी से भी ज्यादा ईगर थे कि किसी तरह शेन लैंग इस सिचुएशन को पलट दे। शेन लैंग ने बेशक सॉवरेन को डिसअपॉइंट नहीं किया। उसने बुलंद आवाज में कहा, योर मैजेस्टी, मेरे पास मेरी जिन फैमिली की इनोसेंस प्रूव करने के लिए क्रूशियल एविडेंस मौजूद है। प्लीज इस एविडेंस को हॉल के अंदर लाने की इजाजत दी जाए। कुछ मोमेंट्स बाद बिग फूल और शेन 13 ग्रेट हॉल में आए, 2 वुडन बॉक्सेस कैरी करते हुए। जब सॉवरेन ने बिग फूल को देखा, जो एक जायंट के जितना लंबा था, तो वो हैरान रह गए। फिर उनकी नजर उसके आर्म पर लगे उस ऑर्नामेंट पे गई और उन्होंने अपने दिमाग में सोचा, क्या ये निंगजी का ऑर्नामेंट नहीं है? क्या ये बिग फूल वाकई में हमारे यू किंगडम की मार्शल वर्ल्ड को जीतने की होप हो सकता है? फिर यू चेंजू डिस्डेनफुली बोल पड़ा, शेन लैंग, कहां है ये एविडेंस जिसकी तुम बात कर रहे हो? क्या वो ये बिग फूल है? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, सराउंडिंग मिनिस्टर्स भी आपस में विस्परिंग करने लगे। इस मोमेंट पर क्योंकि एविडेंस सीमिंगली कंक्लूसिव थे, लगभग किसी को भी यकीन नहीं था कि शेन लैंग इस बार फिर से सिचुएशन को टर्न अराउंड कर पाएगा। हाउएवर, शेन लैंग ने अचानक से अपने नाक और मुंह को कवर कर लिया और आधा मीटर पीछे हटकर शेन 13 से उस स्मॉलर वुडन बॉक्स को खुलवाया। जब सॉवरेन ने उस बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स को देखा तो वो अटली शॉक्ड रह गए। अंदर एक ब्लडी कटा हुआ सिर रखा था। उस वक्त शेन लैंग आगे बढ़ा और बोला, योर मैजेस्टी, ये है मेरी जिन फैमिली की इनोसेंस का एविडेंस। ये सिर वांग चेंगियान का है, जो कि वू कंट्री के ऑफिस ऑफ रिसेप्शन का जूनियर मिनिस्टर था। इन वर्ड्स के साथ हॉल में उपस्थित सभी ऑफिशियल्स और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए, पर उससे भी ज्यादा वो पैनिक थे। भले ही जिन फैमिली अपनी इनोसेंस प्रूव कर चुकी थी, पर वू के एक एनवॉय को इस तरह मारना अनडाउटेडली अपना ही एस्केप रूट कट ऑफ करने जैसा था और इससे पोटेंशियली उन दोनों नेशंस के बीच एक वॉर ट्रिगर हो सकती थी। हाउएवर, शेन लैंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता था कि उसने किसको मारा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सॉवरेन के दिल में जिन फैमिली की स्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करना। उसकी ठंडी निगाहें यू चेंजू पर पड़ी और उसने अपने मन में सोचा, ओल्ड कूट, तूने देखा, क्या ये तेरे उस लेटर की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने से ज्यादा एफिशिएंट नहीं है? इस वक्त यू चेंजू ने बॉक्स में उस कटे हुए सिर की तरफ देखा। वो कंप्लीटली अपनी विट्स लूज कर चुका था। अंदर ही अंदर ट्रेंबल करते हुए सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इंटेलिजेंस ने ये नहीं कहा था कि ये तीनों वू ऑफिशियल्स ने मिथिकल टर्टल काउंट से सेफली मीटिंग कर ली है और वो अपने शिप पर सेफली वापस लौट आए थे? सॉवरेन के चेहरे पर एक प्लीज्ड एक्सप्रेशन आ चुका था और वो लगातार तारीफ करते हुए बोले, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। द मिथिकल टर्टल काउंट के मन में हमारे यू किंगडम के लिए वाकई कोई सेकंड हार्ट नहीं है। ऐसा लॉयल मिनिस्टर मेरे ट्रस्ट के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। फिर शेन लैंग आगे बोलता गया, योर मैजेस्टी, प्रीवियसली उन 3 वू ऑफिशियल्स ने हमारी फ्यूरियस टाइड सिटी में इन्फिल्ट्रेट किया था, इंटेंडिंग टू टर्न माय जिन फैमिली अगेंस्ट द स्टेट। मेरे फादर इन लॉ ने जब इस चीज को डिस्कवर किया तो उन्होंने इमीडिएटली उनकी डिटेंशन ऑर्डर कर दी और ऑफिस ऑफ रिसेप्शन का वो जूनियर मिनिस्टर फियर्स रेजिस्टेंस के दौरान मारा गया। बाकी के दोनों ऑफिशियल्स अभी भी ग्रेट प्रिजन में डिटेन्ड हैं, अवेटिंग योर मैजेस्टीज डिसीजन। हाउएवर, मेरे फादर इन लॉ ने बिना किसी इंपीरियल कंसेंट के उस एनवॉय को मारा, एक ऐसा एक्ट जो वू और यू के बीच एक डिप्लोमैटिक क्राइसिस ब्रू कर सकता है। मैं योर मैजेस्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन इम्प्लीकेशंस को कंसिडर करें। ये सुनकर सॉवरेन और भी खुश हो गए और हंसते हुए बोले, मेरे प्यारे ऑफिशियल, चिंता मत करो, वू मेरे आगे बस एक हारा हुआ दुश्मन है। 20 साल पहले ग्रेट वॉर में किंग ऑफ वू बुरी तरह हार गया था और दर्दनाक तरीके से उसे अपने 9 काउंटीज हमारे यू किंगडम को सीट पड़े थे। ऐसे पुराने और कमजोर दुश्मन के सामने डर कैसा? ये बोलने के बाद सॉवरेन ने बिग फूल की तरफ देखा और पूछा, इस बिग फूल के पीछे रखे बॉक्स में क्या है? ये देखकर शेन लैंग आगे बढ़ा, झुका और बोला, मेरे फादर इन लॉ को हाल ही में एक हेवनली ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिला है और जिन फैमिली की इतनी हिम्मत नहीं कि इसे अपने पास रख सके, इसलिए अपने पहले कोर्ट अपीयरेंस का फायदा उठाते हुए मैं इसे योर मैजेस्टी को प्रेजेंट करने लाया हूं। इसके साथ ही शेन लैंग ने बिग फूल को बॉक्स खोलने का इशारा किया और तभी एक भयानक जायंट क्रोकोडाइल टर्टल अचानक सबके सामने आ गया। बॉक्स में इस क्रीचर को देखकर हॉल में मौजूद ऑफिशियल शॉक से हांफने लगे और उनमें फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतना बड़ा क्रीचर और इसका ऑरा इतना इंपोजिंग है, क्या ये लेजेंडरी मिथिकल टर्टल हो सकता है? सभी के शॉक रिएक्शंस देखकर शेन लैंग को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। आखिरकार एक क्रोकोडाइल टर्टल ईस्टर्न कैपिटल सिटी में एक रेयर स्पीसीज थी, खासकर इतना बड़ा जो कम से कम 100 साल पुराना था। उसने हेवनली पाथ सोसाइटी से बहुत मेहनत करवाकर इसे ओवरसीज से ढूंढवाया था ताकि किसी क्रिटिकल मोमेंट पर इस ऑस्पिशियस क्रीचर को सॉवरेन को ऑफर करके जिन फैमिली की लॉयल्टी साबित कर सके। उसी वक्त सॉवरेन हंसे और उन्होंने पूछा, शेन लैंग, ये मिथिकल टर्टल तो तुम्हारी जिन फैमिली का लकी चार्म होना चाहिए, तो ये यहाँ मेरे पास कैसे आ गया? शेन लैंग गहराई से झुका और बोला, योर मैजेस्टी की कृपा बाउंडलेस है और यू किंगडम की हर चीज आपकी ही डोमेन है। मेरी जिन फैमिली आपके प्रति लॉयल है, इसलिए फ्यूरियस टाइड सिटी और ये ऑस्पिशियस मिथिकल टर्टल नेचुरली आपके ही हुए। बेशक इस स्टेटमेंट ने सॉवरेन को खुश कर दिया, जो हंसते हुए बोले, बहुत बढ़िया, लगता है जिन जुओ के इंटेंशन सच में अच्छे हैं। हालांकि इतना बड़ा मिथिकल टर्टल एक ऑस्पिशियस क्रीचर है, मैं इसे ऐसे ही किसी पेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। मैं इसके रहने के लिए एक स्पेशल पॉन्ड बनवाऊंगा। ये मिथिकल टर्टल न सिर्फ मेरे पैलेस को प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि हमारे यू किंगडम की पीस और प्रॉस्पेरिटी को भी इंश्योर करेगा। ये कहकर सॉवरेन ने फरमान जारी किया, मिथिकल टर्टल काउंट जिन जुओ लॉयल और ब्रेव है, सच्चा और सेल्फलेस है,
जिसने पायरेट्स का सफाया करके फ्यूरियस टाइड सिटी पर कब्जा किया और हमारी टेरिटरी को एक्सपैंड किया। एक ऐसी कामयाबी जिसे बिना रिवॉर्ड के नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मैं यहीं पर उसे मिथिकल टर्टल मार्की का टाइटल कन्फर करता हूं। फ्यूरियस टाइड सिटी बेशक हमारे यू किंगडम की टेरिटरी है, जिसे जिन फैमिली मैनेज करेगी बिना किसी दूसरे की दखलंदाजी के। सॉवरेन के इन 2 प्रोक्लेमेशंस के बाद एक यूनक ने तुरंत इंपीरियल डिक्री ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। इस वक्त सॉवरेन ने निंग क्यूआई की तरफ देखा और आगे बोले, एक मार्की का टाइटल देना एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है, जिसके लिए एक रिस्पेक्टेड पर्सन का इस डिग्री को ले जाना जरूरी है। मुझे सॉवरेन के अंकल को खुद ये जर्नी करने की तकलीफ देनी पड़ेगी। ये सुनते ही निंग क्यूआई ने कोई देरी नहीं की और ग्रेट हॉल से बाहर निकलने के लिए मुड़ गए। इसके साथ ही जिन फैमिली का फ्यूरियस टाइड सिटी पर रूल करने का मैटर और जिन झू का मिथिकल टर्टल मार्की बनने का प्रमोशन सेटल हो गया। लेकिन शेन लैंग के लिए इस कोर्ट में एक आखिरी नाटक खेलना बचा था। अचानक वो बोला, योर मैजेस्टी, क्या आपको उस सीक्रेट लेटर पर डाउट्स नहीं थे? मेरे फादर इन लॉ ने वो कंट्री के ऑफिस ऑफ रिसेप्शन के जूनियर मिनिस्टर को काफी दिन पहले ही मार दिया था, फिर भी उस सीक्रेट लेटर पर डेट सिर्फ 8 दिन पहले की है। क्या अपने दुश्मन के एनवॉय को मारने के बाद मेरे फादर इन लॉ किंग ऑफ वू को गुडविल दिखाएंगे? ये क्लियरली वू के साथ कल्यूट करने वाले पावरफुल ऑफिशियल्स की एक स्कीम है मेरी जिन फैमिली को फ्रेम करने के लिए। और तो और, अगर वू एनवॉयज ने सीक्रेटली फ्यूरियस टाइड सिटी में इन्फिल्ट्रेट किया, तो यू चेंगजू को इस पूरे प्रोसेस के बारे में इतना सब कैसे पता है? मेरे पास सस्पेक्ट करने का सॉलिड रीजन है कि यू चेंगजू ने वू के साथ मिलकर गद्दारी की है। ये सीक्रेट लेटर जरूर उसी से आया होगा जिसका मकसद मेरी जिन फैमिली में रिबेलियन करवाना और हमारे महान यू किंगडम को तबाह करना है। इस कमीने आदमी को फांसी होनी चाहिए, इसको बख्शा नहीं जा सकता। शेन लैंग की बातें सुनकर यू चेंगजू इतना डर गया कि उसने लगभग अपने कपड़े ही गीले कर दिए थे। कांपते हुए शेन लैंग की तरफ इशारा करके उस पर स्लैंडर का इल्जाम लगाने लगा। फिर वो सॉवरेन के सामने घुटनों पर बैठ गया, डेस्परेट होकर अपनी वफादारी साबित करने लगा। लेकिन सॉवरेन ने उसकी तरफ डिस्गस्ट से देखा और ठंडी आवाज में बोले, इसे ले जाओ, इसके ऑफिशियल रोब उतार दो और इसे ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म प्रिजन में डाल दो। इस मैटर की थरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये सुनते ही यू चेंगजू का दिल बैठ गया। ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सॉवरेन की एजेंसी थी और जो भी वहां कैद होता था उसकी मौत पक्की थी, या अगर वो बच भी गया तो उसकी हालत मौत से भी बदतर होती थी। बगल में खड़ा शेन लैंग यू चेंगजू का डेस्परेट चेहरा देखकर अंदर से बेहद सैटिस्फाइड फील कर रहा था। सॉवरेन को अपने पेट्रन के रूप में पाकर उसका दिल पहले ही एक कातिलाना चाकू पकड़े हुए खतरनाक केकड़े में बदल चुका था, जो सॉवरेन के आगे अकड़कर साइडवेज चलने को रेडी था। मैं शेन लैंग इतना खतरनाक कैसे हो सकता हूं? उसकी नजर कोर्ट के सभी ऑफिशियल्स पर ऐसे घूमी जैसे उन्हें चैलेंज कर रही हो। आओ, किसी और में हिम्मत है शेन लैंग को चैलेंज करने की? आओ भिड़ो। हालांकि जैसे ही वो अपने एरोगेंस में खोया हुआ था, सॉवरेन की आवाज फिर से गूंज उठी। ऑफिस ऑफ रिसेप्शन चीफ क्लर्क शेन लैंग, तुम कोर्ट में दहाड़े हो और तुमने एक ऑफिशियल पर हमला किया है। ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल हरकतों की नॉर्मली बहुत सिवियर पनिशमेंट होती है, पर तुम्हारे मेरिट्स को देखते हुए मैं लीनियंट रहूंगा। इसलिए मैं ऑर्डर देता हूं कि तुम्हें तुम्हारी ऑफिशियल ड्यूटी से रिलीव किया जाए और घर जाकर अपने किए पर विचार करो। इंपीरियल डिक्री अनाउंस होते ही शेन लैंग, जो एक इमोशनल हाई पर था, उसने लगभग अपना बैलेंस खो दिया और फिर ग्रीवेंसेस से भरे चेहरे के साथ सॉवरेन की तरफ देखा और अपने मन में सोचा, क्या मैं इतना ज्यादा उड़ गया कि सॉवरेन भी टॉलरेट नहीं कर पाए? पर सॉवरेन ने बस उस पर एक हल्की सी नजर डाली और सोचा, शेन लैंग, एहसान फरामोश मत बनो। मैं उन लोगों के रास्ते काट रहा हूं जो तुम्हें सैंड बारबेरियन ट्राइब में मरने के लिए भेजना चाहते थे। शेन लैंग की कोर्ट में बैटल एकदम परफेक्टली एंड हुई थी। साथ ही सू फैमिली के प्रेशर की वजह से उसे मजबूरन सैंड बारबेरियन ट्राइब जाने से बचाने के लिए सॉवरेन ने उसकी ऑफिशियल पोजीशन छीन ली थी और उसे घर भेज दिया था। 1 घंटे बाद शेन लैंग जिन फैमिली के विला वापस आ गया। जैसे ही उसने कोर्ट यार्ड में एंटर किया, यू फैमिली की बड़ी बेटी रोते हुए भाग कर आई और उसके पैरों से लिपट गई। शेन लैंग ने कोई चारा न होने पर उसे गोद में उठा लिया। उस पल छोटी बच्ची ने अपना सिर घुमाया और उससे कंप्लेन करने लगी कि उसकी बहन ने उसकी पेंटिंग फाड़ दी है। जैसे ही वो उस पेंटिंग के बारे में सोच रहा था, उसने उसकी बहन को अपने सामने खड़े देखा, जिसके हाथ में फटी हुई पेपर के 2 टुकड़े थे और वो बेचारी सी बनकर एक्सप्लेन कर रही थी कि उसकी बहन ने उसको फंसाया है। पर जब शेन लैंग ने पेंटिंग में बने कैरेक्टर्स को देखा तो वो अंदर तक कांप गया। क्या ये वही पोर्ट्रेट नहीं थी जो उसने पिछली रात चुपके से शू यिन की ड्रॉ की थी? इन दोनों छोटी बच्चियों ने इसे कहां से खुदवा कर निकाल लिया? उस वक्त पास ही खड़ी तीनों औरतें भी इस सीन को बहुत एम्बैरेसमेंट के साथ देख रही थी। डिस्कम्फर्ट को सेंस करते हुए समझदार लिटिल बिंग ने जल्दी से प्यास लगने का बहाना बनाया और निंगझेंग की पत्नी को वापस अंदर खींचते हुए उन दोनों बच्चियों को इस ऑकवर्ड सिचुएशन से दूर ले गई। अब कोर्टयार्ड में सिर्फ शेन लैंग और शू यिन बचे थे। जैसे ही शेन लैंग परेशान था कि अब क्या करे, शू यिन अचानक उसके पास चलकर आई और बोली, शेन लैंग, मैं जा रही हूं। हालांकि वो थोड़ा प्रिपेयर्ड था, पर शेन लैंग फिर भी उसके इस अचानक डिक्लेरेशन से स्टार्टल हो गया। शू यिन आगे बोली, तुम्हें अब मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है और मेरा जूनियर ब्रदर अभी तक फ्लोटिंग माउंटेन से वापस नहीं आया है जहां वो इलाज के लिए गया था, इसलिए मैं उससे मिलने जाने का प्लान कर रही हूं। अगर मैं या झोंग चुके वापस नहीं आते तो तुम्हें बिग फूल को स्वॉर्ड किंग ली क्यांग्यू के पास भेज देना चाहिए। ये सुनकर शेन लैंग उसे रोकने के लिए कुछ कहना चाहता था, पर उसका डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन देखकर उसके लिए आगे कुछ भी कहना मुश्किल हो गया। उस दोपहर शेन लैंग रिलक्टेंटली शू यिन को कैपिटल सिटी के बाहर एस्कॉर्ट करने गया और दर्जनों मीलों तक उसके साथ रहा जब तक वो वेस्टर्न बॉर्डर तक नहीं पहुंच गए। जब वो अलग होने वाले थे, शेन लैंग बोला, एक बार तुम चली जाओगी तो पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे। जब भी तुम्हें टाइम मिले तो मुझसे मिलने जरूर आना। ये सुनकर शू यिन मुस्कुरा दी। फिर उसने शेन लैंग का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और जेंटली उसे किस किया। इस स्पॉन्टेनियस जेस्चर ने शेन लैंग को स्टन कर दिया और वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। उसी वक्त अचानक आसमान से एक आदमी नीचे उतरा और एक थर्ड आवाज के साथ उनके पास लैंड किया। अगले ही सेकंड वो आदमी शू यिन के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, जांग मिंग अपनी आंट को प्रणाम करता है। मैंने आखिरकार आपको फिर से देख ही लिया। मेरे पिता को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि आपके दिल का दर्द भरा जा सके। ये सुनकर शेन लैंग उलझन में पड़ गया। पिता? क्या एम्परर कियान सॉवरेन जांग ली का कोई बेटा था?
मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। पर जब वो अभी भी कंफ्यूज ही था, हमेशा शांत रहने वाली शू यिन अचानक एक कातिलाना इरादे के साथ जियांग मिंग पर झपटी। उस पल वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान लग रही थी। उसकी गर्दन की नसें फूल गई थी, उसकी आंखें नफरत और गुस्से से भरी हुई थी। अगले ही सेकंड उसकी ठंडी तलवार, जो एक डेडली ऑरा से उभर रही थी, जियांग मिंग की तरफ वार कर बैठी। लगातार होने वाले हमलों की आंधी में शू यिन ने कोई रियायत नहीं दी, जिससे जियांग मिंग के बचने का कोई चांस ही ना बचे। हालांकि जियांग मिंग का फिगर एक भूत की तरह फ्लिकर हुआ और वो तेजी से बच निकला। इस सीन ने शेन लैंग को स्टन कर दिया। इतना स्ट्रांग, वो शू यिन की ताकत जानता था, पर अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि भले ही शू यिन ने हजारों तलवारें चला दी थीं, फिर भी वो जियांग मिंग को जरा भी इंजर नहीं कर पाई थी। वो आदमी बस डॉज कर रहा था और उसका पलटकर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। अचानक शू यिन चिल्लाई, वो मिंग, मेरे सामने वो जियांग सरनेम लेने की हिम्मत भी मत करना। तुम इसके लायक नहीं हो। ये नाम सुनते ही शेन लैंग आखिरकार उस आदमी की आइडेंटिटी समझ गया। क्या वो न्यू कियान किंगडम के रूलर यिंग वांग का बेटा यिंग वू मिंग नहीं था? पर वो खुद को जियांग मिंग क्यों बुला रहा था? ग्रेट कियान किंगडम की हार के बाद उसके रूलर यिंग वांग को अपने देश की बर्बादी झेलनी पड़ी थी। उनकी ज्यादातर जमीन फ्लेम एम्परर ने कब्जा कर ली थी और जो बचा था उसे 4 छोटे देशों में बांट दिया गया था। सबसे बड़े हिस्से को न्यू कियान किंगडम कहा जाता था। आज के न्यू कियान किंगडम के सॉवरेन यिंग वांग, जिसका असली नाम जियांग वांग था, एक लावारिस बच्चा था जिसे एम्परर जियांगली के पिता जियांगजी ने सड़क किनारे से उठाया और अडॉप्ट किया था। जियांग वांग और जियांगली बहुत करीब थे और जियांगली के थ्रोन पर बैठने के बाद उसने अपने सगे भाइयों को साइड करके जियांग वांग को किंगशिप कन्फर कर दी थी। हालांकि 20 साल पहले ग्रेट कियान किंगडम और ग्रेट फ्लेम एम्पायर के बीच हुई डिसाइसिव बैटल के दौरान जियांग वांग ने कियान सॉवरेन को धोखा दे दिया। जियांगली और उनकी पत्नी के असैसिनेशन के बाद जियांग वांग ने ग्रेट फ्लेम के साथ हाथ मिला लिया, जिसके नतीजे में ग्रेट फ्लेम और दाजिन की कंबाइंड फोर्सेज ने ग्रेट कियान किंगडम की 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी का सफाया कर दिया। उस वक्त गद्दार जियांग वांग को फ्लेम एम्परर ने नए ग्रेट कियान किंगडम के सॉवरेन के रूप में बिठा दिया और उसे एक नया सरनेम दिया, जियांग वांग से बदलकर यिंग वांग कर दिया, जबकि उसका बेटा जियांग मिंग नेचुरली क्राउन प्रिंस बन गया। अब यिंग वू मिंग नाम से पहचाना जाने वाला वो कभी जियांगली का अडॉप्टेड बेटा और डायरेक्ट डिसाइपल था, इसलिए उसकी मार्शल ताकत बहुत ज्यादा थी और खुद एक ग्रैंड मास्टर होने के बावजूद शू यिन शायद उसके बराबर की नहीं थी। थकी हारी और गुस्से से भरी शू यिन ने आखिरकार अपने अटैक्स रोके, पर अभी भी अपनी तलवार पकड़े हुए यिंग वू मिंग को कड़वाहट से घूर रही थी। उसके चेहरे से आंसू लगातार बह रहे थे। एम्परर जियांगली ने तुम्हें इतनी इज्जत दी थी, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत बिना किसी शर्त के तुम्हें और तुम्हारे पिता को सौंप दी थी, सिर्फ तुम दोनों से धोखा खाने के लिए, और अब तुम मेरे सामने आकर उस जियांग सरनेम पर हक जता रहे हो जिसके तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। यिंग वू मिंग ने एक गहरी सांस ली और बोला, जियांग रॉयल फैमिली के अब कोई डिसेंडेंट्स नहीं बचे हैं। अगर मैं जियांग सरनेम नहीं रखूंगा तो ये नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये बोलने के बाद शू यिन के गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखते हुए उसने दोबारा आहें भरी और ये मैसेज छोड़ते हुए बोला, अपना अच्छे से ध्यान रखना, और फिर मुड़कर छलांग लगाते हुए वहां से चला गया। यिंग वू मिंग के जाने के बाद शू यिन ने किसी तरह अपने इमोशंस को स्टेबलाइज किया और शेन लैंग की तरफ मुड़कर उसे इंस्ट्रक्ट किया, ये यिंग वू मिंग किसी अच्छे इरादे से यू किंगडम नहीं आया है। पता नहीं मैं कब वापस आ पाऊंगी, इसलिए तुम्हें अभी के लिए उसके पंगे में पड़ने से अवॉइड करना चाहिए। शेन लैंग ने सहमत होते हुए सिर हिलाया, फिर चिंता से पूछा, आंट, आपको फ्लोटिंग माउंटेन की ट्रिप पर बहुत केयरफुल रहना होगा और अपना गार्ड डाउन करके दोबारा पॉइजन का शिकार मत हो जाना। उसके सरप्राइज के लिए यू यिन हल्की से मुस्कुराई और फिर बोली, चिंता मत करो शेन लैंग, करंट सिचुएशन को देखते हुए फ्लोटिंग माउंटेन मेरा कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएगी। आखिरकार मैं एक रूथलेस औरत हूं जो कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर शेन लैंग हैरान रह गया। शू यिन ने उसे टेंडरली देखा और बोली, दुनिया में परफेक्ट लोग नहीं होते और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूं। 20 साल पहले मैं एक रूथलेस औरत थी, ऐसी सेंट जैसी इंसान नहीं जिसे तुम अभी देख रहे हो। मैं सिर्फ हिज मैजेस्टी के लिए वर्च्यूज कमाने के लिए बदल गई थी। ये कहने के बाद वो अचानक शेन लैंग के करीब आई, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर जब तक वो डेज्ड था वो मुड़कर वहां से निकल गई। शेन लैंग एकदम स्टन था, ये अभी हुआ क्या? वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस की स्टडी में झू रोंग, जो झांग चोंग को बचाने के लिए बेचैन था, वो क्राउन प्रिंस से मदद के लिए गुजारिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि क्राउन प्रिंस सॉवरेन के अच्छे मूड का फायदा उठाकर झांग चोंग के लिए मर्सी की अपील करेंगे। झांग चोंग को बचाने का ये बेस्ट टाइम है। अगर आप बस हिज मैजेस्टी के सामने एक बार बोलते हैं तो एक चांस है कि झांग चोंग रिहा हो सकता है। पर क्राउन प्रिंस बस हल्का सा हंसे और अपना सिर हिला दिया। झाओ यान तुरंत समझ गया और बोला, मास्टर झू की नजरों में झांग चोंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस के लिए और भी ज्यादा प्रेसिंग मैटर्स हैं। हर बार जब वो हिज मैजेस्टी के सामने बोलते हैं तो वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, इसे इतनी कैजुअली क्यों वेस्ट किया जाए? झू रोंग का दिल बैठ गया और उसने मिन्नतें करना जारी रखा, योर हाइनेस, झांग चोंग हमारे नेशन का एक पिलर है, अगर आप उसे बचा लेते हैं तो वो हमेशा के लिए आपका वफादार रहेगा। क्राउन प्रिंस ने इम्पेशेंटली जवाब दिया, बहुत हुआ अंकल, मेरी अपनी जजमेंट है। फिर वो झाओ यान की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या शू क्यांकिन शेन लैंग की तरफ चली गई है? क्राउन प्रिंस को टॉपिक चेंज करते देख झू रोंग को अपने दिल में एक ठंडक सी महसूस हुई और उसने खुद से सोचा, झांग चोंग, मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। वो झुका और फिर स्टडी छोड़कर चला गया। झू रोंग के जाने के बाद झाओ यान ने रिप्लाई किया, योर हाइनेस, शू क्यांकिन ने वाकई आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिट्रे किया है और अब वो शेन लैंग के साथ इन्वॉल्व है। क्राउन प्रिंस ने हाँ में सिर हिलाया, तो फिर किसी को भेजकर शू फैमिली को दी गई प्लाक वापस मंगवा लो। रही बात झांग चोंग की, वो बेशक एक शार्प टूल है, पर जब से वो प्रिजन गया है उसने न सिर्फ मर्सी की भीख मांगने से इनकार किया है बल्कि सॉवरेन की बात को काटने की हिम्मत भी की है। सॉवरेन को ऐसे केपेबल पर अनबेंडिंग लोग पसंद नहीं है। अगर मैं उसके लिए अपील करूंगा तो क्या वो मुसीबत को दावत देना नहीं होगा? उसका प्रिजन में ही मरना तय है। इस वक्त पैलेस की गहराइयों में सॉवरेन आराम से एक कॉन्क्यूबाइन की गोद में लेटे हुए थे और उससे शेन लैंग के कामों को पढ़कर सुन रहे थे।
खत्म करने के बाद वो कॉन्क्यूबाइन हंसी और उसने पूछा, मुझे नहीं पता था शेन लैंग इतना टैलेंटेड है, बता नहीं इसका सेकंड पार्ट कब पब्लिश होगा। सॉवरेन ने आहें भरी। ये आवारा लौंडा पूरा दिन कुछ नहीं करता और इसका आगे लिखने का कोई इरादा नहीं है। ऊपर से ये बुक शू फैमिली से डील करने के लिए लिखी गई थी, और अब जब शू फैमिली लगभग तबाह हो चुकी है और शू क्यांकियन उसकी कॉन्क्यूबाइन बन चुकी है, तो कौन जाने इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। जब वो बात कर ही रहे थे, बाहर से लीजी की अर्जेंट आवाज आई, योर मैजेस्टी, एक इंसिडेंट हो गया है। सॉवरेन तुरंत उठ खड़े हुए और लीजी को अंदर आकर रिपोर्ट करने की परमिशन दी। रूम में एंटर करते ही लीजी बोला, योर मैजेस्टी, झांग चोंग प्रिजन में बहुत बीमार पड़ गया है और लगता है अब वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। सॉवरेन स्टार्टल्ड हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कुछ दिन पहले तक तो ठीक था। क्या ये मेरे सामने कोई नाटक चल रहा है या किसी ने पर्दे के पीछे से उसे हार्म किया है? लीजी ने लाचारी से जवाब दिया, योर मैजेस्टी, ऐसा लगता है कि झांग चोंग को वही बीमारी हो गई है जो फॉर्मर क्वीन को थी, सिवियर डिसेंट्री। ये नाम सुनते ही सॉवरेन की आंखें तेजी से सिकुड़ गई। डिसेंट्री इस दुनिया में लगभग एक इनक्योरेबल टर्मिनल इलनेस थी। फॉर्मर क्वीन, वो औरत जिससे उन्होंने कभी सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसी बीमारी की वजह से मरी थी। और ये सब इसलिए क्योंकि जब निंग युआनसेन जवान थे तो वो वर्बली अपनी प्यारी बेटी निंग हान की शादी जियांग ली के बेटे से करने पर सहमत हो गए थे। हालांकि जियांग ली के डाउनफॉल के बाद ये एंगेजमेंट एक डेथ वारंट बन गई थी, जिसके बाद कई कैपिटल्स यू किंगडम को टारगेट करने लगे थे। उस वक्त निंग युआनसेन के इस क्राइसिस के बीच जू फैमिली ने उन्हें इस खतरे से बाहर निकालने में मदद की। अपने थ्रोन और किंगडम को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ओरिजिनल क्वीन को हटा दिया और जू फैमिली के एक मेंबर को नई क्वीन बना दिया। उस वक्त से फॉर्मर क्वीन उदासी में जीती थी। उन्होंने खुद को उस ठंडे पैलेस में बंद कर लिया था और अल्टीमेटली बहुत बड़ा दुख सहने के बाद वो डिसेंट्री का शिकार हो गई थी। इसके लिए सॉवरेन हमेशा खुद को जिम्मेदार मानते थे। ये बीमारी या तो ज्यादा खाने से हो सकती थी या फिर एंजाइटी और ग्रीफ के इकट्ठा होने से। उस पल उन्हें गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने अंदर ही अंदर आहें भरी, ये सोचते हुए कि झांग चोंग जैसे इतने लॉयल सर्वेंट को ऐसी नाइंसाफी नहीं झेलनी चाहिए। झांग चोंग के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि पिछले कुछ महीनों से प्रिजन में झांग चोंग की स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल फॉर्मर क्वीन जैसी ही होगी। ये सोचते हुए सॉवरेन बोले, लीजी, मेरा फरमान ट्रांसमिट करो, तुरंत झांग चोंग को घर भेजो और उसकी ट्रीटमेंट के लिए इंपीरियल फिजिशियन को लगाओ। वो एक समय के समझदार और शांत प्रीफेक्ट झांग, जो अब खुद को एक कैदी की हालत में देख रहा था, अपने प्राउड और अनयील्डिंग कैरेक्टर की वजह से बहुत तकलीफ उठा रहा था। इस वक्त जब झांग चोंग के दूसरे बेटे झांग जुन ने अपने पिता को मौत जैसी और कमजोर हालत में घर वापस आते देखा तो उसके इमोशंस पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। जब झांग चोंग को शुरू में जेल हुई थी तो झांग जुन को अभी भी बहुत उम्मीद थी। उसे लगा था कि सोवरेन सिर्फ इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसके पिता शेन लांग से हार गए थे और उनका गुस्सा शांत होने पर वो उन्हें रिहा कर देंगे। कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के जेलर्स का भी पहले यही सोचना था और उन्होंने फेवर पाने के चक्कर में झांग चोंग को बड़ी काइंडनेस के साथ ट्रीट किया। हालांकि महीने बीत गए और सॉवरेन ने अभी भी झांग चोंग को इग्नोर ही किया, जिससे जेलर्स का रवैया बदल गया और उन्होंने उन्हें एक्सटॉर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन प्राउड झांग चोंग इसके आगे नहीं झुके, जिसकी वजह से उनके साथ तरह तरह के मिसट्रीटमेंट्स हुए। उसी दौरान उन्हें पेट में दर्द और हाई फीवर्स आने लगे। शुरू में जेलर्स को लगा कि वो सिंपैथी पाने के लिए नाटक कर रहे हैं, पर जब वो अनकॉन्शियस हो गए तो वो पैनिक कर गए और उन्होंने तुरंत सिचुएशन को रिपोर्ट किया। अब जब झांग चोंग को घर लाया गया था, सॉवरेन का भेजा हुआ इंपीरियल फिजिशियन भी उन्हें डायग्नोज करने पहुंच गया। फिजिशियन के ग्रेव एक्सप्रेशन को देखकर झांग शुन ने घबराकर अपने पिता की हालत के बारे में पूछा, पर फिजिशियन ने बस अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। आई एम सॉरी सेकंड यंग मास्टर, आपके पिता को सीवियर डिसेंट्री हो गई है, उन्हें हाई फीवर है और वो होश खो चुके हैं। ऊपर से अब उन्हें हेपेटिक पॉइजनिंग और कार्डियक स्ट्रेस भी है। आपको उनके आखिरी वक्त की तैयारी कर लेनी चाहिए। इन शब्दों को सुनते ही झांग शुन को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी ये हालत देखकर उस ओल्ड फिजिशियन को दया आई और उसने सजेस्ट किया कि कम से कम आखिरी वक्त में झांग शुन का दर्द कम करने के लिए उन्हें एक एनेस्थेटिक दे दिया जाए। हालांकि झांग शुन ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता पूरे होश और हवास में मौत का सामना करना चाहेंगे। ये देखकर फिजिशियन सिर्फ बेबसी से अपना सिर हिला सका, झुका, बोला प्लीज अपना ख्याल रखें और वहां से चला गया। फिजिशियन के जाने के बाद झांग शुन के आंसू अब और नहीं रुक सके। झांग फैमिली हमेशा से यू किंगडम और सॉवरेन के प्रति वफादार रही थी। उस वक्त जब सॉवरेन नई पॉलिसीज लागू कर रहे थे और बहुत से करप्ट ऑफिशियल्स इससे पीछे हट गए थे, तब सिर्फ उसके पिता ने आगे आकर सॉवरेन को सपोर्ट किया था। फिर भी जब इनकॉम्पिटेंट लोग सेफ बैठे थे तब वाकई ड्यूटी निभाने वाले को ऐसी किस्मत मिली। अचानक उसके दिल से एक इंडिग्नेशन भरी चीख निकल पड़ी। उसे अपने पिता के लिए ये सब बहुत ही अनजस्ट लग रहा था। उस पल वो अपने पिता के बगल में लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। अब उसका सबसे छोटा भाई झांग जी मर चुका था। उसकी बहन झांग चुनहुआ टाइम पर वापस नहीं आ सकी और उसका सबसे बड़ा भाई अभी भी सदर्न ओयांग के बैटलफील्ड में था। जिन ऑफिशियल्स ने कभी उसके पिता की इतनी इज्जत की थी वो मिलने तक नहीं आए। सिर्फ वही अकेला बचा था अपने पिता को आखिरी विदाई देने के लिए। जैसे ही वो निराशा में डूब रहा था तभी बाहर से एक सर्वेंट ने अनाउंस किया, सेकंड यंग मास्टर, फिफ्थ प्रिंस और शेन लैंग आपसे मिलने आए हैं। शेन लैंग का नाम सुनकर झांग शुन हैरान रह गया। शेन लैंग? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता का सबसे बड़ा दुश्मन उनकी मौत के वक्त उन्हें आखिरी विदाई देने आएगा। अपने शुरुआती शौक के बाद उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और उनसे मिलने बाहर गया। इतने गहरे दुख में होने के बावजूद झांग शुन ने अपना डेकोरम बनाए रखा और शेन लैंग को कर्टियसली रिसीव किया। कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद शेन लैंग ने अपने पीछे खड़े हुआंग फेंग और शेन 13 की तरफ इशारा किया और बोला, मैंने अभी सुना कि आपके पिता को डिसेंट्री हो गई है। मैंने इस बीमारी पर कुछ रिसर्च की है, इसलिए मैं बिना इजाजत यहाँ चला आया ताकि कुछ मदद करने की कोशिश कर सकूं। झांग शुन को बड़ा झटका लगा। डिसेंट्री एक फेटल डिजीज है जिसका कोर्ट फिजिशियंस भी कुछ नहीं कर सकते। ब्रदर शेन, क्या सच में आपके पास इसका इलाज है? शेन लैंग ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मेरे पास एक तरीका है, पर पहले मुझे आपके पिता की हालत को असेस करना होगा।
असल में ये सिवियर डिजेंट्री और कुछ नहीं बल्कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस थी, जो इस एरा में बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के नेचुरली कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती थी और आखिर में मौत का कारण बनती थी। पर शेन लैंग जो एक मॉडर्न डॉक्टर था, उसके लिए ये सिर्फ एक माइनर सर्जरी थी। असली चैलेंज तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में था। इन्फेक्शन को रोकने और ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स के बिना झांग चोंग की जान को किसी भी वक्त खतरा हो सकता था। जब शेन लैंग ने इनर रूम में एंटर किया और झांग चोंग की हालत देखी तो वो शॉक रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा इतना विगरस दिखने वाला झांग चोंग इतना तड़प रहा होगा। उसने तुरंत अपनी एक्स-रे विजन एक्टिवेट की और एक फुल बॉडी स्कैन किया। उसे पता चला कि झांग चोंग का अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड और प्यूरुलेंट हो चुका था, जो उन्हें लगातार फीवर भी दे रहा था। इन्फेक्शन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को देखकर शेन लैंग के मुंह से गाली निकल गई। कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के कुत्ते साले मरने लायक हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे पिता की कंडीशन नहीं छुपाई होती तो हालत इतनी खराब नहीं होती। उसने झांग शन की तरफ मुड़कर सॉलमली कहा, ब्रदर झांग शन, मेरे पास आपके पिता को क्योर करने का सिर्फ 30% कॉन्फिडेंस है, पर मैं अभी उनका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। शेन लैंग की यह बात सुनकर कि उसके पास 30% चांस है, झांग शन पहले तो स्टन रह गया और फिर उसके चेहरे पर आंसुओं की धार बहने लगी। हालांकि शेन लैंग उसके पिता का सबसे बड़ा राइवल था और हमेशा बड़ा अजीब लगता था, पर उसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था। उसके पिता बचने वाले थे। यही सोचते हुए वह तुरंत शेन लैंग के सामने घुटनों पर बैठ गया और एक कसम खाई, चाहे आप मेरे पिता को बचा पाएं या नहीं, मैं झांग शन हमेशा आपके शेन लैंग के प्रति वफादार रहूंगा और आपके एक कमान पर किसी भी चीज के लिए हाजिर रहूंगा। शेन लैंग के होठों पर एक हल्की सी बेयरली नोटिसेबल स्माइल आ गई। फिर उसने झांग जुन को उठाया और उसे आराम से बिठाया। उसके बाद उसने शेन 13 और हुआंग फेंग को घर के अंदर एक मेकशिफ्ट ऑपरेटिंग रूम सेटअप करने के डायरेक्शंस दिए। कुछ ही देर बाद सब कुछ रेडी था। रूम में जलाई गई ढेर सारी कैंडल्स मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो सर्जिकल लाइट्स का काम कर रही थी। शेन लैंग ने स्पेशली बने स्टेराइल एनिमल स्किन ग्लव्स भी पहन लिए। हुआंग फेंग ने एक बोल में पोटेंट एनेस्थेटिक पाउडर लाया और शेन लैंग के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए शेन 13 ने उसे दर्द से तड़पते हुए झांग चोंग को पिला दिया। 5 मिनट बाद एनेस्थेटिक ने अपना असर दिखाया और झांग चोंग का पेन्ड एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स होने लगा। ये देखते ही शेन लैंग ने तुरंत अपनी एक्स-रे विजन एक्टिवेट की और सर्जरी शुरू कर दी। क्योंकि एनेस्थेटिक पाउडर का असर मॉडर्न एनेस्थेटिक्स जैसा लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, उसे ये सर्जरी जितनी जल्दी हो सके खत्म करनी थी। जल्द ही शेन लैंग को पस से भरा अपेंडिक्स मिल गया। बस उसे बाहर निकालना था और चेक करना था कि कहीं झांग चोंग की एब्डोमिनल कैविटी में डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस या सेप्सिस की साइंस तो नहीं है। अगर सेप्सिस फैल चुका होगा तो फिर बड़े से बड़ा अमर्त्य भी उन्हें नहीं बचा सकता था। अंदर शेन लैंग पूरे फोकस और इंटेंसिटी के साथ सर्जरी कर रहा था और बाहर एंसेस्ट्रल हॉल में झांग शन लगातार अपने पिता के इस ऑर्डील से बच निकलने की प्रेयर्स कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पैलेस की स्टडी में सॉवरेन झांग चोंग की मौत की खबर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहले ही एक इंपीरियल एडिक्ट ड्राफ्ट कर लिया था, जो न सिर्फ मरने के बाद झांग चोंग की इमेज को क्लियर करेगा, बल्कि झांग शन को तसल्ली देने के लिए उनके रैंक को भी प्रमोट करेगा। उसी वक्त सॉवरेन ने अचानक लीजी से पूछा, जब से झांग चोंग घर भेजे गए हैं क्या कोई ऑफिशियल उनसे मिलने गया है? लीजी ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, योर मैजेस्टी, कोई भी उनसे मिलने नहीं गया। सॉवरेन ने एक बुक उठाई और आहें भरते हुए बोले, लगता है मेरे मिनिस्टर्स सबके सब हार्टलेस और फेथलेस हैं। तभी एक और यूनिक लीजी को रिपोर्ट करने आया और लीजी ने तुरंत सॉवरेन को इन्फॉर्म किया, योर मैजेस्टी शेन लैंग झांग चोंग से मिलने गया है। सॉवरेन भी हैरान रह गए। शेन लैंग वापस झांग फैमिली एस्टेट पर। 1 घंटे की इंटेंस सर्जरी के बाद झांग चोंग की कंडीशन आखिरकार स्टेबलाइज हो गई थी। ये खबर मिलते ही झांग जन भागता हुआ अपने पिता का हाल पूछने आया। शेन लैंग ने उसे तसल्ली दी, मैं उन्हें बचाने के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया, अब सब कुछ मिस्टर झांग की अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। शेन लैंग के शब्द गलत नहीं थे। भले ही सर्जरी सक्सेसफुल रही हो और उसके डिसइंफेक्शन और एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स यूज करने के एफर्ट्स के बावजूद आउटकम अभी भी अनसर्टन था। ऐसी सर्जरी तो मॉडर्न टाइम्स में भी मेजर मानी जाती है और क्योंकि झांग चोंग की हालत इतने लंबे समय से बिगड़ी हुई थी, उन्हें आगे के प्लान्स बनाने के लिए बस अगले 24 घंटे के क्रिटिकल रिस्क पीरियड के निकलने का इंतजार करना होगा। एक दिन बाद जहां झांग चोंग की जिंदगी एक कच्चे धागे पर लटकी थी, शेन लैंग के डिलिजेंट ट्रीटमेंट ने आखिरकार उनकी हालत को स्टेबलाइज कर दिया। झांग चोंग के लिए वह रात ऐसी थी जैसे उनका होश किसी काली खाई में खींचा जा रहा हो, पर उनकी जीने की चाह ने उन्हें पूरी ताकत से लड़ने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार उन्होंने उस भयानक सपने जैसी तकलीफ पर जीत हासिल कर ही ली। एक लंबी रात के इंतजार के बाद जब अगले दिन सुबह की पहली किरण झांग चोंग के कमजोर चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। झांग सन, जो पूरी रात उनके बिस्तर के पास विजिलेंटली बैठा था, अपने पिता को होश में आते देख अपने जज्बात नहीं रोक पाया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, फादर आप आखिरकार उठ गए। शेन लैंग ने आपको बचा लिया, वो सच में एक मिरेकल डॉक्टर है। झांग सुन की खुशी से भरी आवाज सुनकर झांग चोंग पूरी तरह से होश में आ गए। उन्हें डिसेंट्री हो गई थी, जो आमतौर पर एक जानलेवा बीमारी थी, और फिर भी वो मरे नहीं थे बल्कि उनका इलाज हो चुका था। जब वो अभी भी शॉक और कंफ्यूजन में ही थे, शेन लैंग मुस्कुराते हुए अंदर आया। लॉर्ड झांग की विल पावर सच में बहुत फॉर्मिडेबल है, क्योंकि आप इतनी जल्दी उठ गए, मतलब आपने अपनी ज्यादातर जान बचा ली है। शेन लैंग को देखकर झांग चोंग पल भर के लिए दंग रह गए। उन्हें झांग शन की अभी कही बातें याद आईं और आखिरकार उन्होंने अपने थॉट्स को क्लियर किया, ये समझते हुए कि शेन लैंग ही था जिसने उनकी जान बचाई है। उनके इमोशंस बड़े कॉम्प्लेक्स थे। उनकी पुरानी दुश्मनी जैसे धुएं की तरह उड़ चुकी थी। उनकी पिछली दुश्मनी के बावजूद शेन लैंग ने उन्हें बचाया था। ये जान बचाने का एहसान इतना बड़ा था कि झांग चोंग के पास शब्द ही नहीं थे। आखिरकार एक पल बाद उन्होंने किसी तरह पूछा, यंग मास्टर शेन, आप सू फैमिली को एलिमिनेट करने के अपने प्लान्स में कितना आगे पहुंच चुके हैं? शेन लैंग हंसा और अपना हाथ उठाते हुए बोला, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आखिरी बैटल तकरीबन 13 दिन में होनी चाहिए। वहां मौजूद निंग झेंग ये सुनकर दंग रह गया। शेन लैंग, क्या तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट नहीं हो रहे? उस बेरहम सुनान के साथ होने वाले फाइनल शोडाउन का दिन इतनी प्रिसाइसली प्रेडिक्ट कर लेना, ऊपर से तुमने अपने सारे प्लान्स रिवील कर दिए, ये जाने बिना भी कि झांग चोंग एक दोस्त है या दुश्मन।
उस पल झांग चोंग ने थोड़ा विचार किया और फिर अपनी इनसाइट शेयर की। तो यंग मास्टर शेन, आपका प्लान पहले दुश्मन को मूव करने देने का है और फिर डिसाइसिवली काउंटर अटैक करने का, राइट? शेन लैंग हंसा। एक स्मार्ट इंसान से बात करके वाकई टाइम बचता है। मैंने सिर्फ 13 दिन मेंशन किए थे और लॉर्ड झांग ने पहले ही आगे की स्ट्रेटजी डिड्यूस कर ली। झांग चोंग आगे बोले, अब सॉवरेन और किंग वू के बीच होने वाले अपकमिंग बॉर्डर हंट के बारे में पेसिमिस्टिक है, यहां तक कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सॉवरेन हार जाएंगे। शेन लैंग ने इंप्रेस होकर तालियां बजाई। बिल्कुल झांग चोंग जैसी बात। एक हाई फीवर से अभी उठने के बावजूद आपका दिमाग अभी भी उतना ही शार्प और परसेप्टिव है। फिर उसने ऐड किया, एग्जैक्टली, पिछले हंट में सॉवरेन की इंटिमिडेशन के आगे दब जाना और किंग वू का हारना सिर्फ उनकी वीकनेस का एक दिखावा था। अब जब हमारा यू किंगडम सदर्न ओयांग के साथ रिबेलियन वॉर में उलझा हुआ है, किंग वू को जोर से राइज करने का एक मौका मिल गया है। इस हंट में इसके बहुत चांसेस हैं कि सॉवरेन हार जाएंगे। और इन पिछले कुछ दिनों में सुनैन बहुत शांत रहा है। उसने भी जरूर इस बारे में सोचा होगा, इसलिए वो इस हंट के आउटकम का वेट कर रहा है, ताकि जब सॉवरेन सबसे ज्यादा गुस्से में हो तो वो उनका गुस्सा मेरी तरफ मोड़ सके। ये सुनने के बाद झांग चोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं बोले, मन ही मन स्ट्रेटेजी बनाने लगे। अचानक उन्होंने आंखें खोली और बोले, तुम्हारे प्लान में एक फ्लॉ है। शेन लैंग धीरे से मुस्कुराया और बोला, और इस फ्लॉ को कोई नॉर्मल मेथड ठीक नहीं कर सकता। ये पल भर में मेरी जान को खतरे में डाल सकता है, पर क्योंकि इसे रेमेडी नहीं किया जा सकता, तो चलो इस फ्लॉ को मैग्नीफाई करते हैं, इसे पॉइजन से भर देते हैं और दुश्मन को एक डेडली काउंटर स्ट्राइक देते हैं। ये सुनकर झांग चोंग अचानक सब समझ गए। ये लगभग एक डू और डाई गेम था। हालांकि ये बहुत रिस्की था, पर एक बार अगर दुश्मन इस ट्रैप में फंस गया तो उनकी हार तय थी। झांग चोंग का एक्सप्रेशन देखकर शेन लैंग के चेहरे पर एडमिरेशन दिखी और फिर उसने पूछा, अब जब लॉर्ड झांग ने मेरे प्लान को समझ लिया है तो आपके हिसाब से जीतने के क्या चांसेस हैं? झांग चोंग ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, क्योंकि तुमने इतने लंबे टाइम से प्लान बनाया है तो सक्सेस के चांसेस बिल्कुल कम नहीं है। हालांकि सुनैन की कोर्ट में बहुत गहरी जड़ें हैं और उसने अपने एस कार्ड के रूप में चियांग कंट्री की बैकिंग भी सिक्योर कर ली है। अगर सुनैन गिरा तो चियांग कंट्री पक्का यू किंगडम के लिए ट्रबल खड़ी करेगी। सदर्न ओयांग के करंट क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए अगर चियांग कंट्री ने इंटरवीन किया तो अंजाम कितने बुरे होंगे ये सोचा भी नहीं जा सकता। ये रियलाइज करते ही झांग चोंग को अचानक समझ आया कि शेन लैंग ने इस ग्रैंड स्कीम में एक क्रूशियल मूव खेला था। उन्होंने झटके से शेन लैंग की तरफ देखा। शेन लैंग की डीप और कनिंग गेज से आंखें मिलाते ही उन्होंने शेन लैंग को यह कहते सुना, एग्जैक्टली लॉर्ड झांग, जैसा आपने सोचा था, चियांग कंट्री के अंदर जल्द ही बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। उसके इतना कहते ही झांग चोंग शांत हो गए और पल भर में कैपिटल सिटी में एंटर करने के बाद शेन लैंग ने अब तक जो भी कदम उठाए थे उन्हें अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करने लगे। पहला कदम था सीक्रेट टेंपल को जलाना, दूसरा कदम था चियांग कंट्री में एक मिशन भेजना, तीसरा कदम था रॉयल कोर्ट में एक डिसाइसिव बैटल और अब ये आखिरी कदम था सू फैमिली को एलिमिनेट करना। अमेजिंग, वाकई अमेजिंग, झांग चोंग अपने मन में चिल्ला उठे। शेन लैंग ने न सिर्फ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स का यूज करके एक ग्रैंड स्कीम बनाई, बल्कि उसमें सब कुछ प्रिसाइज टाइमिंग के साथ दिन ब दिन परफेक्ट तरीके से जोड़ दिया। ये शख्स हमेशा आगे के कई कदम सोच रहा था, यहां तक कि ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत भी उसी के साथ है जो इवेंचुअली उसे जीत की तरफ ले जा रही थी। तो इस बार जब शेन लैंग अपने ही फेटल फ्लॉ को चारे की तरह यूज कर रहा था, क्या वो ओल्ड फॉक्स सुनैन इसके चेस गेम को देख पाएगा? इस वक्त इन दोनों के बीच सब कुछ क्लियर था। शेन लैंग आगे बोला, लॉर्ड झांग, आपके नजरिए से क्या ये तरीका सुनैन को गिराने के लिए काफी है? झांग चोंग बेशक जानते थे कि शेन लैंग का इस तरह ओपनली अपना प्लान उन्हें बताने का मकसद उन्हें अपनी तरफ करना था, खासकर तब जब शेन लैंग ने ही उनकी जान बचाई थी। ये सोचकर वो बोले, सॉवरेन का पर्सनल गुस्सा भड़काने के लिए तो ये काफी है, पर इंसाफ के लिए काफी नहीं है। शेन लैंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मेरे पास एक और चीज है, पिछली जनरेशन की सू फैमिली के द्वारा किए गए क्राइम्स के एविडेंस। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर सॉवरेन का गुस्सा भड़का देगा। झांग चोंग ने अपना सिर नामे हिलाया, ये अभी भी एक पर्सनल ग्रीवेंस ही है, तुम्हें तो पता ही है, किसी भी पावरफुल ऑफिशियल को गिराने के लिए एक जस्ट कॉज चाहिए होती है। शेन लैंग शांत हो गया। हाँ, आखिरकार सुनैन आर्मी गैरिसन जनरल था। सॉवरेन के पर्सनल गुस्से की वजह से उसे कोर्ट में गिराना शायद सफिशिएंट हो, पर सू फैमिली को पूरी तरह क्रश करने के लिए एक जस्ट कॉज की जरूरत तो थी, और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। जब वो यही सोच रहा था, झांग चोंग अचानक बोले, सुनैन को गिराने का जस्ट कॉज मेरे पास है और एविडेंस भी कंक्लूसिव है। शेन लैंग चौंक गया और फिर ध्यान से सुनने लगा जब झांग चोंग ने आगे कहा, मैं न्यू पॉलिसी का पायनियर था और मेरा मेन टारगेट मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन नहीं बल्कि डिस्टेंट गार्ड मार्की का एस्टेट था। सू फैमिली ओल्ड नोबिलिटी के बीच में असल पावर हाउस है, उसे गिराने का मतलब एक ट्रू जीत होगी। शेन लैंग, तुम्हारे पास सुनैन के साथ होने वाली आखिरी बैटल तक 13 दिन का वक्त है और कोर्ट में तुम्हारे लगभग कोई एलाइज नहीं है, पर टेंशन मत लो, न्यू पॉलिसी के पायनियर के नाते मुझे तुम्हारे साथ मिलकर इस टफ बैटल में लड़ने दो। शेन लैंग पहले तो दंग रह गया, फिर हंसा। आपकी मदद के लिए थैंक यू लॉर्ड झांग, चलो उस ओल्ड कॉजर सुनैन की मिलकर वाट लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल सिटी के पैलेस में लीजी सॉवरेन को रिपोर्ट कर रहा था। लीजी ने शेन लैंग के झांग चोंग को बचाने के सारे प्रोसेस को डिटेल में बताया। सॉवरेन को बड़ा झटका लगा। उन्होंने हमेशा से शेन लैंग को एक चालाक और रिसोर्सफुल इंसान समझा था, पर उन्हें यह बिल्कुल आइडिया नहीं था कि शेन लैंग के पास इतनी शानदार मेडिकल स्किल्स भी हैं। ये सोचना ही बड़ी बात थी कि झांग चोंग जो सीवियर डिसेंट्री से मौत के मुंह में था, उसे शेन लैंग ने रातों रात मौत के मुंह से निकाल लिया। उसकी मेडिकल स्किल्स सच में एक चमत्कार से कम नहीं थी। अपने शौक से बाहर आने के बाद सॉवरेन ने ठंडे अंदाज में कहा, लीजी, हम इस बात को पब्लिसाइज नहीं करेंगे। ऐसा बिहेव करो जैसे झांग चोंग को कभी डिसेंट्री हुई ही ना हो। तुरंत उन जेलर्स को फांसी दे दो जो झांग चोंग पर नजर रख रहे थे। एक नया डिक्री ड्राफ्ट करो जिसमें यह लिखा हो कि झांग चोंग पर नेशनल ट्रेजरी को खाने का इल्जाम पूरी तरह से झूठा है। उन पर इल्जाम लगाने वालों को तुरंत अरेस्ट करो, कोई रहम मत दिखाना।
झांग चोंग को बिना किसी चार्जेस के रिहा करो, उनकी ऑफिशियल पोजीशन रिस्टोर करो और 3 दिन के अंदर उन्हें राइट मिनिस्टर ऑफ द इंपीरियल सेंसरेट बना दो। लीजी, जो इतने टाइम से एक लॉयल और पेट्रियोटिक ऑफिशियल को इस तरह से सफर करते देख दुख में था, सॉवरेन का ये फरमान सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। डिक्री ड्राफ्ट करने के बाद वो तुरंत उसे डिलीवर करने के लिए झांग रेजिडेंस चला गया। उसी वक्त ये खबर तेजी से कैपिटल सिटी के पूरे ऑफिशियल सर्कल्स में आग की तरह फैल गई। लोग न सिर्फ इस बात से हैरान थे कि झांग चोंग को वापस उसकी पोजीशन मिल गई थी, बल्कि इस बात से भी दंग थे कि वो अचानक एक टर्मिनल इलनेस से ठीक हो गया था और मौत के मुंह से वापस लौट आया था। कुछ लोग जश्न मना रहे थे तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी। इस वक्त इंपीरियल सेंसर वांग चिंगचांग, जो अपने सबॉर्डिनेट्स को झांग चोंग के बारे में डिस्कस करते हुए सुन रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। वांग चिंगचांग ने माथे पर सिलवटें डाली और सोचा, झांग चोंग, ये पोजीशन तुम्हारे लिए बस एक स्टेपिंग स्टोन है। मुझे उम्मीद है तुम अपने मास्टर से आगे नहीं निकल जाओगे। आखिरकार इंपीरियल सेंसरेट में सिर्फ एक ही लीडर होना चाहिए और वो मैं हूं, वांग चिंगचांग। 2 दिन बाद सब कुछ अरेंज करने के बाद सॉवरेन कैपिटल सिटी से बॉर्डर हंटिंग ग्राउंड के लिए निकल गए। ये हर 2 साल में होने वाला वुयू बॉर्डर हंट था, जिसका मकसद ये दिखाना था कि साउथ का सॉवरेन आखिर कौन है, जो इस साल और भी ज्यादा क्रूशल होने वाला था। सदर्न ओयांग कंट्री कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था और नोबल लॉर्ड जिन को सैंड बार्बेरियन ट्राइब का सपोर्ट मिलने की वजह से अब उनका पल्ला भारी होने लगा था। इसलिए सॉवरेन के लिए इस साल का वुयू बॉर्डर हंट न सिर्फ एक डिप्लोमैटिक बैटलफील्ड था, बल्कि एक पॉलिटिकल फाइट भी थी। मोरल बूस्ट करने के लिए उन्हें किसी भी हाल में ये कॉन्फ्रंटेशन जीतना ही था। अनएक्सपेक्टेडली सुनैन, जो हमेशा इतना ऑब्सीक्वियस था, उसने सॉवरेन को अकंपनी नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे शेन लैंग ने प्रिडिक्ट किया था कि ये बुढ़ा सच में कुछ खिचड़ी पका रहा है। एक तरफ सॉवरेन पर भयंकर प्रेशर था, जबकि दूसरी तरफ हमारा शेन लैंग घर पर बैठे बैठे बोर होकर सड़ रहा था। अब क्योंकि लिटिल बिंग प्रेग्नेंट थी और उसके वरीज कम करने के लिए उसके साथ नहीं आ सकती थी, तो लंबे इंटरनल स्ट्रगल के बाद आखिरकार उसने अपना भेस बदला और सड़कों पर निकल गया। उसका टारगेट क्लियर था, वो सीधा कैपिटल सिटी की सबसे बड़ी और फेमस एंटरटेनमेंट की जगह रेड डिलाइट पवेलियन की तरफ गया। शेन लैंग ने खुद के पास भी एक सॉलिड रीजन ढूंढ लिया था। मैं सुनैन के साथ एक आखिरी डिसाइसिव बैटल में उतरने वाला हूं। फाइट से पहले अपने बॉडी और माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना अच्छा होता है, इसे बाद में दुश्मन से लड़ते वक्त ज्यादा फोकस करने में मदद मिलेगी। वो रेड डिलाइट पवेलियन के अंदर बस कदम रखने ही वाला था कि तभी मुलान की इमेज उसके दिमाग में घूम गई। उसने मुलान से जो वादे किए थे उन्हें याद करके शेन लैंग एक बार फिर थोड़ा हेजिटेट हुआ। मुलान का प्यार भरा और डिपेंडेंट लुक अब उसे एक तेज चाकू जैसा लग रहा था, जो उसके इस खोटे दिल में चुभ रहा था। नहीं, उसने अंदर ही अंदर तय किया, मैं मुलान को दोबारा धोखा नहीं दे सकता। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो मुड़ा और वापस घर की तरफ चल दिया। हालांकि उस रात बिस्तर पर लेटने के बाद शेन लैंग बस करवटें बदलता रहा। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसका दिमाग किसी तड़पती हुई बिल्ली की तरह रेस्टलेस हो रहा था। उसने दोबारा सोचा, उन रेड डिलाइट पवेलियन की कूटजन्स की किस्मत में पहली रात किसी भद्दे और क्रूड मर्चेंट्स को बिकना ही लिखा है। एक हैंडसम लड़का होने के नाते अगर वो उनमें से किसी एक को चुनता है, तो क्या वो उन औरतों की जिंदगी में थोड़ा सुकून लाकर एक नेक काम नहीं कर रहा होगा, ताकि उन्हें कोई रिग्रेट ना रहे? मुझे जाना ही पड़ेगा। एक पूरी रात की डिलिब्रेशन के बाद अगले दिन दोपहर को शेन लैंग ने फिर से अपना भेस बदला और सीधा रेड डिलाइट पवेलियन की तरफ वापस गया। जैसे ही उसने एंट्रेंस के अंदर कदम रखा, वो झिझका, नहीं, मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देगा। तभी अचानक उसके पीछे से एक ठंडी सी फीमेल आवाज आई, शेन लैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फेमिलियर आवाज सुनकर शेन लैंग पूरे शॉक के साथ पीछे मुड़ा। ओ क्रैप, ये अच्छा नहीं हुआ। निंग यान, इसने मुझे कैसे पहचान लिया? जैसा उसे लग रहा था कि उसके इस स्नीकी रूप को देखकर निंग यान आग में घी डालेगी, वैसा ही हुआ और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, शेन लैंग, मुझे पता था तुम यहाँ मजे ढूंढने आए हो, है ना? इस आवाज ने तुरंत वहां मौजूद ढेर सारे आसपास के लोगों का अटेंशन ड्रॉ कर लिया। इस वक्त शेन लैंग कैपिटल सिटी में एक सेलिब्रिटी बन चुका था और लगभग हर कोई उसे पहचानता था। निंग यान की बातें सुनकर सब समझ गए कि वो मिस्टीरियस इंसान जो बार बार रेड डिलाइट पवेलियन में आ जा रहा था, वो शेन लैंग ही था। रेड डिलाइट पवेलियन की एंट्रेंस पर गेस्ट्स का स्वागत करने वाली मैडम भी शेन लैंग का नाम सुनकर कॉर्टिजान्स के साथ जल्दी से आगे आई। इस हरकत ने शेन लैंग को इतना डरा दिया कि वो अपना सिर पकड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने अपने मन में गाली दी, कमीनी टाइग्रेस, मुझे फिर से फंसा दिया। तू बस रुक जा, मैं एक दिन तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। उस दिन के बाद से शेन लैंग का रेड डिलाइट पवेलियन से ऐसे भागने का किस्सा कैपिटल सिटी में डिस्कशन का एक हॉट टॉपिक बन गया। बहुत से लोगों का ध्यान जिन मुलान की तरफ भी गया, ये सोचकर कि शादी को इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। कुछ देर डिस्कशन के बाद उन्होंने इसको बस एक लाइन में सम अप कर दिया, शेन लैंग से कुछ नहीं हो सकता। शेन लैंग ने अपने इस एक्शन पर डीपली रिग्रेट किया। ये तो वहां ना जाने से भी ज्यादा बुरा हो गया। ओह गॉड। उस इंसिडेंट के बाद से जब से शेन लैंग रेड डिलाइट पवेलियन के एंट्रेंस से भागा था, वो कैपिटल सिटी के नल्ले लोगों के बीच मजाक का एक सब्जेक्ट बन गया। ये देखकर कि सुनैन के साथ उसकी डिसाइसिव बैटल का वक्त पास आ रहा था, शेन लैंग, जो बाहर निकलकर एंजॉय करना चाहता था, अब बस अपने विल्ला में बैठा शराब पीता हुआ सल्क कर रहा था। उसका साथ देने के लिए और कोई नहीं बल्कि इस पूरे डिबैकल के इंस्टिगेटर निंग यान और उसका लाइक माइंडेड गुड फ्रेंड यून मेंगजे मौजूद थे। लगभग 1 महीने से एब्स्टिनेंट के बाद शेन लैंग अब बस स्ट्रॉन्ग लेकर से अपने दिल की आग बुझा रहा था। उसी वक्त उसकी नशीली निगाहें अनजाने में निंग यान की तरफ घूमी। अजीब बात है, आज ये टाइग्रेस इतनी एंटाइसिंग क्यों लग रही थी? शेन लैंग की उन अनयूजुअल निगाहों को नोटिस करके निंग यान ने कंफ्यूजन में पीछे मुड़कर देखा। ये देखकर शेन लैंग ने जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली और गिल्ट में अपना सिर हिलाते हुए सोचा, मैं नहीं देख सकता, मुझे नहीं देखना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अपने इनर टर्मोइल को छुपाने के लिए शेन लैंग ने अपना वाइन का कप उठाया यून मेंगजे के साथ टोस्ट करने के लिए। निंग यान उसकी हर हरकत को डिस्डेन से देख रही थी और अचानक बोली, व्हाट अ लूजर। इस ऑकवर्ड मोमेंट पर यून मेंगजे से बोले बिना नहीं रुका गया, लान, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। शेन लैंग स्टार्टल हो गया। यून मेंगजे ने अपनी ड्रिंक खत्म की और आगे बोला,
ये जरूर कोई बड़ी बात होगी जिसने तुम्हारे जैसे शांत और कलेक्टेड इंसान को भी नर्वस कर दिया है। शेन लैंग ने कवर्टली निंग यान की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ कुछ मैटर्स तो हैं। हाँ, ये लाइफ और डेथ का सवाल है, शेन लैंग ने ग्रेवली कहा। युन मेंगजे तुरंत समझ गया और अपने हाथ में वाइन जग हिलाते हुए हंसा। क्योंकि तुम इतना बड़ा कदम उठाने वाले हो तो ऐसे टेंस होने से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी बाकी चीजों में तो मदद नहीं कर सकता, पर तुम्हें मॉरल सपोर्ट जरूर दे सकता हूं। बोलने के बाद उसने खुद शेन लैंग और निंग यान के लिए ड्रिंक्स पोर की। जब वो एक के बाद एक कप पीते गए तो उन तीनों के बीच का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। करीब आधे घंटे बाद शेन लैंग को अचानक अपनी बॉडी में कुछ ऑड फील हुआ, जैसे अंदर एक आग सी लग गई हो जो उसे अनकंफर्टेबली हॉट कर रही थी। उसी वक्त उसके बगल से एक तेज सांस लेने की आवाज आई। अपनी आंखों के कॉर्नर से देखते हुए शेन लैंग शॉक हो गया जब उसने निंग यान का फ्लश चेहरा देखा। वो डीपली सांस ले रही थी, उसकी चेस्ट पहले से ज्यादा हैवी लग रही थी। तब जाकर शेन लैंग को रियलाइज हुआ उनकी ड्रिंक्स में ड्रग मिलाया गया था। उनके चेहरों पर बढ़ते डेज्ड एक्सप्रेशंस को देखकर युन मेंगजे मिस्चीवियसली मुस्कुराया। वो उठा, एक हाथ से शेन लैंग को सपोर्ट किया और दूसरे से निंग यान को पुल करते हुए विला के गेस्ट रूम की तरफ ले गया। रूम में एंटर करने के बाद उसने उन दोनों को एक बड़े से बेड पर फेंक दिया और जाने से पहले चीकली बोला, ब्रदर लैन, सिस्टर यान, एंजॉय योरसेल्व्स। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जैसे ही युन मेंगजे वहां से गया, निंग यान ने खुद को प्रॉप अप किया और धीरे धीरे शेन लैंग की तरफ झुकी। प्रेशर फील करते हुए नशे में चूर शेन लैंग ने अपनी आंखें खोली और निंग यान की डेस्परेट गेज से मिली। उस लुक ने इंस्टेंटली शेन लैंग को थोड़ा होश में ला दिया, पर उसके सिस्टम में गया ड्रग इतना पोटेंट था कि रेजिस्टेंस करना फ्यूटाइल लग रहा था। एक रात की स्ट्रगल के बाद सुबह तक पूरा रूम मेस बन चुका था। जैसे ही सुबह की धूप रूम में आई, निंग यान अपने हैंगओवर से जागी। वो उठकर बैठी, लेकिन उसका सिर दर्द से फट रहा था और उसे बहुत फटीग फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई विविड सपना देखा हो जिसमें उसने और शेन लैंग ने एक फियर्स फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन की हो। जितना वो उस बारे में सोच रही थी उतना ही ये उसे बिजार लग रहा था, इसलिए उसने सोचना बंद किया और थोड़ी देर और सोने के लिए वापस लेट गई। हालांकि जब उसने नोटिस किया कि उसके बगल में कोई और भी लेटा है तो वो लगभग उछल ही पड़ी। शेन लैंग, वो स्काउंड्रल, वो यहाँ कैसे सो सकता है? इस वक्त शेन लैंग को देखते ही वो पागल सी हो गई। क्या ये सपना नहीं था? क्या उसने सच में खुद को स्काउंड्रल पर फोर्स कर दिया था? ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद को काम करने की कोशिश की और सोचा, स्टे काम, स्टे काम। शेन लैंग अभी भी सो रहा है। अगर मैं चुपके से बाहर निकल जाऊं तो उसे पता नहीं चलेगा, वरना अगर वो उठ गया और मेरे पीछे पड़ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर तभी एक बड़े हाथ ने उसकी टांग पकड़ ली। शेन लैंग ने लेजली अपनी आंखें खोली और बोला, प्रिंसेस निंग, आप जाने के लिए फ्री हो। मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर कल रात आप ही थी जिसने मुझ पर हमला किया। मैं यहाँ विक्टिम हूँ। मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। मेरी पत्नी के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कल रात बस एक एक्सीडेंट था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक सपना समझकर मेरे बारे में कोई और इल्यूजन्स नहीं पालेंगी। ये बातें सुनकर निंग यान की मुट्ठी गुस्से से कस गई। मर जा तू स्काउंड्रल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइंस चुराने की? तू सच में पिटेगा। जैसे ही निंग यान फटने ही वाली थी, शेन लैंग की नजर बेड पर लगे ब्लड स्टेन्स पर पड़ी, जिससे वो रुक गया। थोड़ी देर के रिफ्लेक्शन के बाद जैसे उसे कुछ रियलाइज हुआ हो, उसने निंग यान की तरफ इशारा किया और पूछा, टाइग्रेस, शादी के इतने सालों बाद भी क्या तुम वाकई वर्जिन थी, है ना? ये सुनते ही निंग यान गुस्से से फट पड़ी और अगले ही सेकंड वो शेन लैंग के ऊपर बैठकर उसे बुरी तरह पीटने लगी। हालांकि अपने असॉल्ट के बीच में ही निंग यान ने अचानक शेन लैंग का चेहरा पकड़ा और उसे डीपली किस किया। अगर पिछली रात की फ्रेंजी एक एक्सीडेंट थी तो इस वक्त का फायरी पैशन तो कंप्लीटली लिमिट्स क्रॉस कर रहा था। आधे घंटे बाद निंग यान एम्बेरस होकर बेड के एज पर कपड़े पहन रही थी और बोली, शेन लैंग, हालांकि आज हमारे बीच कुछ इनअप्रोप्रिएट हुआ है, पर इसके बाद भी हम ब्रदर्स हैं, समझ गए? शेन लैंग निंग यान के कान के पास आया और मजाक में बोला, अगर किसी डॉम में दो लड़के हों जिनकी आपस में क्लोज रिलेशनशिप हो और उनमें से एक अचानक औरत बन जाए तो तुम्हारे हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? निंग यान उसके कहने का मतलब नहीं समझी, इसलिए रुक गई। इससे पहले शेन लैंग आगे बोला, फिर तो उसे तब आगे आना चाहिए जब उसके भाई को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। बकवास करने का अंजाम एक जोरदार थप्पड़ होता है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, निंग यान ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और हार्शली बोली, अगर मैं निंग यान कभी तो जैसे इस कमबैक के साथ दोबारा घूमी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये कहकर वो फ्यूरियसली रूम से बाहर निकल गई। बाहर विला के कॉरिडोर में युन मेंगजे आराम से बैम्बू फ्लूट बजा रहा था, अपना मूड कल्टिवेट करते हुए। उसकी इंडिफरेंट डिमीनर देखकर निंग यान ने अपनी मुट्ठियां और भी कस ली। ये डैम आदमी, अगर वो इसे पीट सकती तो वो उस पर कब का अटैक कर चुकी होती। ये सोचकर वो आगे बढ़ी और फियर्सली बोली, युन मेंगजे, तुम बस देखते जाओ। अगर तुम कभी मेरे हाथ लग गए तो मैं इंश्योर करूंगी कि तुम मर जाओ। अपना फियर्स स्टेटमेंट देने के बाद निंग यान गुस्से में विला से बाहर चली गई। इस वक्त शेन लैंग भी बाहर आया। युन मेंगजे ने उसका सूजा हुआ चेहरा देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ब्रदर लैंग, तुम तो आजकल से बेटर स्पिरिट्स में लग रहे हो। ये सुनकर शेन लैंग ने सलन चेहरे के साथ पूछा, निंग यान का क्या चक्कर है? युन मेंगजे ने सांस छोड़ते हुए कहा, एक्चुअली निंग यान भी एक पॉलिटिकल सैक्रिफाइस है। बहुत टाइम पहले जब वू और यू आपस में एट ऑड्स थे और जियांग ली की अचानक मौत के बाद यू किंग ने रिलक्टेंटली शादी को एक सोल्यूशन समझा और उसे एम्पायर के इंपीरियल प्रिंस लियान के बेटे से प्रॉमिस कर दिया। अनएक्सपेक्टेडली वो लड़का बड़ा होकर सिर्फ मर्दों में ही इंटरेस्टेड निकला। ऐसे सर्कमस्टांसेस में निंग यान के अंदर धीरे धीरे एक मैन लाइक डिमीनर डेवलप हो गया। असल में वो क्वाइट फेमिनिन है। ब्रदर लैंड, तुम्हें बर्डन फील नहीं करना चाहिए। पिछली रात तुमने उसे एक रियल वुमन बनाकर एक गुड डीड किया है। ये सुनकर शेन लैंग को निंग यान के लिए थोड़ा बुरा फील हुआ, पर उसे ये भी लगा कि कुछ ऑफ है। जैसे ही वो अपना क्वेश्चन पूछने वाला था, युन मेंगजे ने उसे रोक दिया। ब्रदर लैंड, मैंने मदद करने के लिए जो कर सकता था किया। अब तुम्हें अकेले ही सू फैमिली की ब्लेड का सामना करना पड़ेगा, पर मुझे तुम पर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है। तुम जरूर विक्टोरियस वापस आओगे।
वहीं दूसरी तरफ झांग फैमिली की मैंशन में अपनी सीरियस बीमारी से अभी रिकवर हुए झांग चोंग अपने ऑफिशियल अटायर में एक मिरर के सामने खड़े थे। उनका कमजोर फिगर उनके बड़े ऑफिशियल रोब के सामने और भी फ्रेल लग रहा था, पर उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन और फियर्सनेस अभी भी वही था। आज वो इंपीरियल सेंसरेड राइट मिनिस्टर के रूप में पहली बार कोर्ट मीटिंग अटेंड करेंगे और फाइनल प्लान शुरू करने में शेन लैंग की मदद करेंगे। शेन लैंग, रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो सिचुएशन चाहे कितनी भी पेरिलस हो, मैं झांग चोंग वफादारी से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कोर्ट में रीजेंट क्राउन प्रिंस थ्रोन पर बैठे थे। उनका एक्सप्रेशन सॉलम था। ऑनरेबल मिनिस्टर्स, एम्परर जल्द ही कैंपेन से वापस आएंगे। इन पिछले दिनों कोर्ट में पीस बनी रही है, जो एक अच्छी बात है। प्लीज इसे आगे भी मेंटेन रखें। कोई ऐसी डिस्टर्बेंसेस ना हो जो कोर्ट को ट्रबल करे। बस मुझे अपनी रीजेंसी का ये टाइम पीसफुली निकलने दो। बात पूरी होते ही कोर्टियर्स ने आपस में ग्लांसेस एक्सचेंज किए और चुप रहे। हर किसी को हाल ही में हुए हंटिंग कंपटीशन में यू किंग की हार के बारे में पता था और उनके टेम्परमेंट के हिसाब से ये तय था कि वो अपना गुस्सा छोटी छोटी बातों पर निकालेंगे। अगर इस वक्त कोई सामने आया तो उसे डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता था। इस वक्त सारे मिनिस्टर्स यही सोच रहे थे, साइलेंस इज गोल्डन, और वो ट्रबल से जितना हो सके दूर थे। जब सब नर्वसनेस के साथ क्राउन प्रिंस का सेशन एंड होने का अनाउंसमेंट वेट कर रहे थे, तभी शांत खड़े झांग चोंग आगे आए। योर हाइनेस, मुझे एक रिपोर्ट करनी है। ये स्टेटमेंट सुनकर क्राउन प्रिंस चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग चोंग, ये टफ नट जो अभी अभी मौत के मुंह से बचा था, वो कोर्ट में अपनी वापसी के पहले दिन ही बवाल खड़ा करेगा। फिर भी उन्होंने झांग चोंग को बोलने दिया। सबकी अस्टॉनिश निगाहों के बीच झांग चोंग बोले, डिस्टेंट गार्ड मार्की सू नैन का भतीजा सुलिन, जिसका कोई टाइटल नहीं है और जिसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, वो डिस्टेंट गार्ड सिटी के चीफ क्लर्क की पोजीशन पर बैठा है। ये आदमी टिरानिकल है और उसने पहले ही 3 सिटी लॉर्ड्स को भगा दिया है। मार्की की बहन ने किसानों की हजारों एकड़ जमीन हड़प ली है और बिना 2 बार सोचे लोगों की जाने ले रही है, पर व्हाइट नाइट काउंटी में किसी ने इस मैटर पर कुछ नहीं कहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि योर हाइनेस इस मैटर की डीपली इन्वेस्टिगेशन करें। ये बातें सुनकर असेंबली पूरी तरह शॉक्ड थी। क्या झांग चोंग पागल हो गया है? इस क्रिटिकल टाइम पर ऐसे ट्रिवियल मैटर्स कोर्ट में लाने का क्या मतलब? हालांकि दूसरे शायद ना समझें, पर सुनैन बहुत अच्छे से समझ गया था। झांग चोंग का एटीट्यूड क्लियरली सुनैन को ये बता रहा था कि वो अब शेन लैंग की साइड है। सुनैन को रियलाइज हुआ कि अब उसे एक फॉर्मिडेबल दुश्मन का सामना करना होगा। एक ठंडी हंसी के साथ वो आगे बढ़े और घुटनों पर बैठ गए। योर हाइनेस, मैं सच में इस सब से अनजान था, पर जैसा कि कहावत है, बिना हवा के पत्ता नहीं हिलता। चाहे ये मैटर सच हो या नहीं, मैं योर हाइनेस से बेग करता हूं कि इसकी थरोली इन्वेस्टिगेशन हो। कुछ ही देर बाद 1 घंटे से भी कम चला कोर्ट सेशन जल्दबाजी में कंक्लूड हो गया। रॉयल पैलेस से निकलते वक्त झांग चोंग ने आसमान की तरफ देखा। चमकती धूप के नीचे तैरते बादल आने वाले स्टॉर्म का इशारा दे रहे थे। झांग चोंग ने सांस छोड़ते हुए कहा, एम्परर ने इस बार अपना फेस लूज किया है। मुझे सोचकर डर लग रहा है कि कितने लोग उनके गुस्से का शिकार होंगे। ठीक उसी वक्त नॉर्थ में जहां कभी साफ आसमान थे, वहां अचानक डार्क क्लाउड्स छा गए। शहर के आउटस्कर्ट्स पर एक रॉयल कैरेज यू किंगडम की कैपिटल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके अंदर थे यू किंगडम के एम्परर निंग युआनशियान। शहर लौटने के इन 2 दिन और 2 रातों में ना तो उन्होंने कुछ बोला था और ना ही सोए थे। उनकी आंखें लाल खून हो चुकी थी, जैसे आगे घूर रही थी। उनके अंदर की एंग्जाइटी और इरिटेशन अब अनबेरेबल थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हंटिंग कंपटीशन के जरिए बॉर्डर सिक्योर करने के 20 साल बाद उनकी इस तरह डिफीट होगी और दोनों सिविल और मिलिट्री एस्पेक्ट्स डिजास्टर की तरह कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे। वू का ये यंग न्यू किंग, जो बस अभी 20s में था, वो अपनी ट्रूप्स को लीड करके महान यू कैवलरी को डेसिमेट कैसे कर सकता है? ऐसी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के साथ यू किंगडम इस सब को ग्रेसफुली कैसे एंड करेगा? बाकी देशों की नजर में यू किंगडम की मिलिट्री स्ट्रेंथ की अब क्या औकात रह जाएगी? दुनिया अब सिर्फ मुझ पर हंसेगी निंग युआनशियान कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूं और मेरे पास एम्बिशन नहीं बचा, जबकि वू का यंग किंग एक नई सुबह की तरह उदय हो रहा है और उसकी ब्रिलियंस वू के मोराल को बूस्ट कर रही है। जैसे जैसे वो इस बारे में सोच रहे थे, उन्होंने गुस्से में अपना हाथ वुडन स्टूल पर जोर से पटका और अपने खुद के सोल्जर्स को लगातार गालियां देने लगे। साले नल्ले कहीं के। कैरेज के बाहर पैलेस अटेंडेंट्स और सोल्जर्स सॉवरेन को अंदर रेज हुए सुनकर एक आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। अचानक सॉवरेन के चेहरे के सामने लटकती एक सफेद बाल की लट ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसने उनके फ्यूरी को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने उस बाल को तोड़ा और पैनिक की एक लहर उनके अंदर उठी। उसके बाल सफेद होना कब से शुरू हुए? क्या वो सच में बुढ़े हो रहे थे? तभी अचानक जोर जोर से घोड़े दौड़ाने की आवाज आई। एक ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म का वॉरियर सॉवरेन के ऑन्टोराज की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। लीजी ने यह देखकर अपनी आंखें झपकाई, जल्दी से उसके रेकलेस बिहेवियर को रोकने के लिए बीच में आया और पूछा, शांत हो जाओ, क्या जल्दी है? ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के वॉरियर ने कैरेज की तरफ देखा, सिचुएशन को जल्दी समझ गया और लीजी के कान में फुसफुसाया, लैंग काउंटी की लेडी ही ने सुसाइड कर लिया है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, कैरेज के अंदर बैठे सॉवरेन ने हार्शली पूछा, ये कब हुआ? वॉरियर ने हर्डली रिस्पॉन्ड किया, ये इंसिडेंट 2 दिन पहले का है। यहाँ उनकी छोड़ी हुई सुसाइड नोट है। फिर उसने वो नोट सॉवरेन के सामने पेश किया। उस नोट में लिखा था, ये सब शेन लैंग की कंस्पिरेसी है। ली वेनझेंग को मारने के लिए उसने मुझे इन्वॉल्व किया। जिस रात मुझे आपके बेड पर होना चाहिए था, उस रात वहां खून न होने का रीजन भी शेन लैंग के एक्शंस है। यहां तक कि व्हेन विल द मून बी क्लियर एंड ब्राइट नाम की पोएम और वो स्कर्ट जिसे योर मैजेस्टी भूल नहीं पाए हैं, वो भी शेन लैंग के किसी भेजे हुए इंसान ने दी थी। मुझे इन सब सच्चाई का पता तब चला जब आधा महीना पहले शेन लैंग लैंग काउंटी से गुजरा था। अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, योर मैजेस्टी को अपनी वफादारी दिखाने के लिए अब सिर्फ मौत ही मेरी इनोसेंस प्रूव कर सकती है। लेडी ही की सुसाइड नोट पढ़ने के बाद सॉवरेन को खुद के अंदर एक वोल्केनो प्रेशर जैसा महसूस हुआ और वो अनकंट्रोलेबली कांपने लगे। उनके दिल में धोखे के सीड्स उगाए थे और उनका गुस्सा हेल के लावा जैसा था, जो किसी भी वक्त इरप्ट होने के लिए तैयार था। शेन लैंग, ओ शेन लैंग, मैंने तेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तेरी हिम्मत हुई योर मैजेस्टी और लेडी ही को मैनिपुलेट करने की ताकि तू ली वेनझेंग को मार सके। डैम इट, तू सच में मौत ढूंढ रहा है।
आखिरकार सॉवरेन का गुस्सा फट पड़ा और वो चिल्लाए, ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के वॉरियर्स, मेरे कमांड ध्यान से सुनो। शेन लैंग को तुरंत पकड़ो, उसे ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के प्रिजन में डालो और मेरे डिसीजन का वेट करो। उस दोपहर जैसे ही बादलों की गरज सुनाई दी, सैकड़ों ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के वॉरियर्स आगे बढ़े और उन्होंने जिन फैमिली के कंपाउंड में धब्बा बोल दिया। इस कमोशन ने पासिस बाय को आपस में बात करने पर मजबूर कर दिया। सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि शेन लैंग ने इस बार कौन सा बड़ा क्राइम किया है। आखिरकार ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म का केस मतलब नॉर्मली एक कैटास्ट्रोफी थी जो एक फैमिली को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा सकती थी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे जिन फैमिली डूम्ड हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ डिस्टेंट गार्ड मार्की की रेजिडेंस में सू जियांटिंग एक्साइटेडली बैक गार्डन में भाग कर गया और उसने सू नैन से चिल्लाते हुए कहा, ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के वॉरियर्स जिन फैमिली के कंपाउंड गए थे और उन्होंने शेन लैंग को कैप्चर कर लिया है। सू नैन ने यह सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि अपनी बाहें फैलाकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोले, शेन लैंग, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। सू नैन इतने श्योर थे क्योंकि ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म जो कभी सिल्वर गार्ड के साथ एफिलिएटेड था, सॉवरेन के आर्म्स में से एक का काम करता था, एक सिविल और एक मिलिट्री, जो उसे पूरी रियल्म को सुपरवाइज करने में मदद करता था। और ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म का कमांडर यान ई एक ऐसी फिगर था जिससे हर कोई कांपता था। निंग युआंगशेन के बैठने के बाद से ही ना जाने कितने मिलिट्री हाउसहोल्ड्स उसके हाथों पेरिश हो चुके थे। अब क्योंकि शेन लैंग उसकी पकड़ में था, उसके बचने के चांसेस बहुत स्लिम थे। 1 घंटे बाद शेन लैंग को ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के गेट्स पर लाया गया। इस फोर्ट्रेस जैसे गेट्स को देखकर शेन लैंग को कोई पैनिक फील नहीं हुआ, बल्कि वो ऑडली एक्साइटेड था। उसने सोचा, सब कहते हैं ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म एक जीता जागता नरक है, क्या मैं सर्वाइविंग ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड सेट करने वाला हूं? जैसे वक्त वापस उन पलों में गया जब सॉवरेन ने अपना ऑर्डर इशू किया था। सॉवरेन बार बार लेडी ही की सुसाइड नोट पढ़ रहे थे और उनका गुस्सा और भी इंटेंसिफाई हो रहा था। अचानक वो बोले, लीजी, लोग इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं? शेन लैंग सिर्फ एक दामाद है जिसे मैंने फेवर दिया, उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर भी उसने ली वेनझेंग को मारने की साजिश रची, जिसकी वजह से मेरी बिलव्ड कॉन्क्यूबाइन की जान गई और यहां तक कि उसने क्राउन प्रिंस को कर्स भी किया। जमीन पर घुटनों के बल बैठे लीजी ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, कृपया मेरी हम्बल ओपिनियन सुने। क्या आपको नहीं लगता कि यह कोइंसिडेंस कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट है? सॉवरेन स्टार्टल हो गए और फिर चिल्लाए, लीजी, क्या तुम शेन लैंग को एक्सक्यूज करने की कोशिश कर रहे हो? तुम भी उतने ही अच्छे से जानते हो कि वो कितना रूथलेस हो सकता है। उसके टैलेंट के साथ इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं कि उसने व्हेन विल द मून बी क्लियर एंड ब्राइट लिखी हो। और ली वेनझेंग को अपने दुश्मन के रूप में पाकर उसके मर्डर का मोटिव भी साफ है। उसके पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, हर चीज यही प्रूव करती है कि ये उसने ही किया है। लीजी अपने डर को सप्रेस करते हुए आगे बोला, योर मैजेस्टी, मुझे शेन लैंग की किस्मत की कोई परवाह नहीं है। मैं परेशान इसलिए हूं कि कोई शख्स इसको मर्डर बाय प्रॉक्सी स्टेज करने के लिए यूज कर रहा हो। ये सिचुएशन बहुत कोइंसिडेंटल लग रही है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे एक्सप्लिसिटली ऑर्केस्ट्रेट किया है, योर मैजेस्टी का यूज करके शेन लैंग और जिन फैमिली को एलिमिनेट करने के लिए। ये बातें सुनते ही सॉवरेन अचानक स्टन हो गए और उन्होंने फोर्सिबली अपने अंदर के गुस्से को दबाया। सॉवरेन ठंडे दिमाग से सोचने लगे। लीजी की बात वाकई सेंस बना रही थी। अभी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था जो हीवो की चिट्ठी में लिखे इवेंट्स की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करे। ऊपर से ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म देश बनने के टाइम से ही क्लैन अनाइलेशन जैसे केसेस से डील करता आ रहा था। अगर शेन लैंग को ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के हवाले कर दिया गया तो ये सबको एक सिग्नल देगा कि सॉवरेन जिन फैमिली को पूरी तरह एक्सटर्मिनेट करना चाहते हैं। अभी अभी जिन फैमिली को मिथिकल टर्टल मार्की का टाइटल देने के बाद और फिर अचानक उनके खिलाफ पलट जाना जिन जुओं को रिबेल करने पर फोर्स करने जैसा होगा। ये ध्यान में रखते हुए सॉवरेन बोले, लीजी, मेरा फरमान लेकर जाओ, जिन मुटोंग को जुरन का टाइटल दो और शेन लैंग को कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ट्रांसफर करो और ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म से पर्सनल को इस केस की डीपली इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू की मदद के लिए अपॉइंट करो। इस वक्त ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के टावर के बाहर 2 वॉरियर्स शेन लैंग को फोर्ट्रेस में एस्कॉर्ट कर रहे थे। उन ग्रीन हेयर वॉरियर्स में से एक का नाम यान वेई था, जो ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म में लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स था और साथ ही शू फैमिली के मार्शल पीस काउंट्स मैंशन के ग्रैंड मास्टर यान स्ट्रगल टू सोर का डिसाइपल था। जब टावर पर खड़े वॉरियर्स ने यान वेई का नाम चिल्लाया, शेन लैंग ने इंस्टेंटली उसे शू फैमिली के साथ लिंक कर लिया। ऐसा लग रहा था शू फैमिली का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जो सॉवरेन के ट्रस्टेड डिपार्टमेंट्स में भी इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब थे। हालांकि शू फैमिली के साथ फ्यूड का मतलब था कि अगर वो ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म में चला गया तो यान वेई उसके लिए टाइम आसान नहीं रहने देगा। इस वक्त उसने अपने मन में सोचा, ये पता करने के लिए कि सॉवरेन कब उसके छोड़े हुए सिग्नल को रियलाइज करेंगे। शायद उसे यहां से बचने के लिए कोई और तरीका सोच लेना चाहिए। तभी अचानक सॉवरेन की तरफ से एक डिक्री आई। सॉवरेन के डिक्री के हिसाब से शेन लैंग को कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के प्रिजन में ट्रांसफर करो। ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के स्पेशलाइज्ड पर्सनल को इस केस में कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट करो। सॉवरेन की डिक्री सुनकर शेन लैंग ने राहत की सांस ली। थैंक गुडनेस निंग युआंगशेन ने जल्दी रिएक्ट किया, वरना मेरी कमजोर बॉडी उसके अंदर बचकर नहीं निकल पाती। दूसरी तरफ जिन फैमिली कोर्टयार्ड में निंग झेंग की वाइफ अंदर रोरी हुई लिटिल बिंग को कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। प्रेग्नेंट होने और इमोशनली अनस्टेबल होने की वजह से जब उसने सुना कि शेन लैंग को पकड़ लिया गया है तो वो लगभग कोलैप्स हो गई। डेस्परेशन के इस फिट में लिटिल बिंग ने अचानक अपने रेनस्टॉर्म ऑफ हिडन ब्लेड्स निकाल लिए। उसका इरादा सीधा ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म में घुसने का था ताकि वो उसे वहां से तोड़कर निकाल सके। जब निंग झेंग की वाइफ इस सोच में पड़ गई कि अब उसे कैसे रोके, तभी बाहर से एक यूनिक की डिक्री अनाउंस करने की आवाज आई। बाहर देखने पर उन्होंने जिन मुटोंग को जमीन पर प्रोस्ट्रेटिंग इंपीरियल डिक्री सुनते हुए देखा। जब उसने ज्यूरन का टाइटल रिसीव किया तो पहली बार इस सिंपल माइंडेड फेला को सॉवरेन का इंटेंशन क्विकली समझ आ गया। अनाउंस करने वाले यूनिट के जाने के बाद उसका चेहरा ग्रेव हो गया। हालांकि उसके ब्रदर इन लॉ ने इन इवेंट्स को एंटिसिपेट किया था और उसे केयरलेसली रिएक्ट करने से मना किया था, पर डिक्री आने का मतलब था कि उसका ब्रदर इन लॉ बड़ी डेंजर में था। ये सोचते ही उसने अपने ट्रस्टेड गार्ड्स को बुलाया, तुरंत फैमिली वापस जाओ, बाबा को इस सिचुएशन के बारे में बताओ और अगर कोई मेरे ब्रदर इन लॉ को मारने की कोशिश करे तो हमारी फैमिली बदला लेने से पीछे नहीं हटेगी।
दूसरी तरफ थर्ड प्रिंसेस की रेजिडेंस पर निंग यान जो शेन लैंग के साथ थी उसका हाल कुछ ठीक नहीं था। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करती उसे शेन लैंग के साथ हुए इवेंट्स याद आ जाते। डैम इट, क्यों मैं इन थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही। उसने फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसे। जब वो फ्यूम कर रही थी उसका लॉयल गार्ड तेजी से भागता हुआ उसके पास आया। प्रिंसेस, बुरी खबर है, शेन लैंग को ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के लोग उठा ले गए हैं। ये खबर सुनते ही निंग यान अचानक उठ बैठी और पूछा, क्या हुआ? उन्होंने शेन लैंग को क्यों उठाया? बिना गार्ड का रिस्पॉन्स सुने उसने एक बड़ी सी स्वॉर्ड पकड़ी, अपने लॉयल फॉलोअर्स को इकट्ठा किया और ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म की तरफ गुस्से में निकल पड़ी। हालांकि जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची उसको यून मिंगजे ने रोक लिया। निंग यान, तुम क्या कर रही हो? ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म ने शेन लैंग को ले लिया है और मैं उसे बचाने जा रही हूं। यून मिंगजे ने सांस भरी। सिली गर्ल, तुम्हें यह भी नहीं पता कि शेन लैंग कहां है, फिर तुम ऐसे ही बिना सोचे समझे बाहर क्यों भाग रही हो? लेटेस्ट न्यूज ये है कि उसे कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया है। और तो और ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम आसानी से स्टॉर्म इन कर सको। अगर तुम अब जाओगी तो न सिर्फ तुम शेन लैंग की कोई मदद कर पाओगी बल्कि हालात को और बुरा भी कर दोगी। निंग यान और भी एंग्शियस हो गई। मैं शेन लैंग को मरते हुए नहीं देख सकती। यून मिंगजे रीअश्योरिंगली मुस्कुराया। परेशान मत हो, शेन लैंग कितना कनिंग है ये जानते हुए उसने शायद सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा होगा। अब हमें क्या करना है कि हम एक रास्ता ढूंढे ताकि हम ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म में बैठे उन लोगों को रोक सकें जो उसे टॉर्चर करना चाहते हैं। उसको कैप्चर करने वाले लोग शू फैमिली की मार्शल पीस काउंट्स मैंशन से हैं और तुम्हें तो पता ही होगा शू फैमिली शेन लैंग से कितनी नफरत करती है। यून मिंगजे अचानक रुका, फिर श्रग करते हुए बोला, सॉरी, मैं भूल गया था तुम सिली गर्ल को पहले इन मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो तुम्हें इनकी ग्रीवेंसेस के बारे में कुछ नहीं पता। इस बात पर निंग यान कंफ्यूज होकर चिल्ला उठी, ब्लैबरिंग बंद करो, सीधे कहो आगे क्या करना है। यून मिंगजे आगे बोला, फिफ्थ प्रिंस पहले ही पैलेस में जा चुका है उसकी बिहाफ पर गुजारिश करने, और तुम्हें क्या करना है कि अपनी बुआ प्रिंसेस निंग जी के पास जाना है और उन्हें मनाना है ताकि वो ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म वालों को शेन लैंग पर टॉर्चर करने से रोकें। निंग यान की पजल लुक देखकर उसने सांस भरी और बोला, तुम्हारी बुआ कभी ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म की हिस्सा हुआ करती थी, क्या अब समझी तुम? एक क्वार्टर ऑफ एन आवर बाद निंग यान निंग जी की सीरीन ड्वेलिंग में बुरी तरह स्टॉर्म करती हुई आई और चिल्लाई, मास्टर शेन लैंग को ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म वालों ने ले लिया है, आपको उसे बचाना ही होगा। निंग जी ने धीरे से आंखें खोली और शांति से बोली, वो अरेस्ट हो गया है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? शेन लैंग ने बहुत बड़ा जुर्म किया है और उसने पूरी तरह से एम्परर को प्रोवोक किया है, अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। निंग यान अपनी चेस्ट ठोकते हुए बोली, क्या हो अगर मैं अपने फादर के सामने जाकर प्लीड करूं? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर शेन लैंग को रिलीज करेंगे। निंग जी ने उसे एक फूल की तरह देखा। शेन लैंग ने एम्परर को धोखा देने का क्राइम किया था। अगर इस लड़की ने अपनी स्टेटस को उसे बचाने के लिए यूज किया तो वो भी इस चक्कर में खुद सैक्रिफाइस हो जाएगी। पर वो इस मैटर को इतना स्ट्रांगली क्यों रिएक्ट कर रही थी? क्या ये दोनों पहले ही? ये सोचते हुए निंग जी ने सीधा पूछा, निंग यान, क्या शेन लैंग तुम्हारे साथ सोया था? निंग यान का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने जवाब दिया, नहीं, मैं उसके साथ सोई थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। निंग जी पूरी तरह स्पीचलेस आगे बोली, तुम दोनों के बीच कुछ भी हुआ हो, ये आदमी बचाने के काबिल नहीं है, गिव अप कर दो। ये सुनते ही निंग यान जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसने प्लीड किया, शेन लैंग ने मेरी जान बचाई है, मॉरली और इमोशनली मैं उसे तकलीफ उठाते हुए नहीं देख सकती, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूं, उसे बचा लें। निंग यान की ऐसी हरकतें देखकर निंग जी के चेहरे पर डिस्डेन भर आई। उसकी ये भतीजी असल में ब्रॉन विदाउट ब्रेन्स वाली फूल थी। वो और बहस नहीं करना चाहती थी, उठकर बोली, जो करना है करो, मैं इंटरफियर नहीं करूंगी, यहां तक कि अगर तुम उसे जेल ब्रेक का भी प्लान बनाओगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। वो मुड़कर वहां से चली गई। निंग जी की इंडिफरेंट बैक देखती हुई निंग यान को डेस्परेशन महसूस हुई। क्या शेन लैंग सच में मरने वाला था? उसने हमेशा खुद को कैपिटल सिटी की बॉस क्लेम करती आई थी। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसे वो हैंडल ना कर पाए, पर अब उसका पास्ट एक जोक बनकर रह गया था। बेबस होकर वो उस ड्वेलिंग से निकलने तक रोती रही। उसने आखिरकार समझ ही लिया, अगर उसके फादर सच में उसकी परवाह करते तो वो उसकी शादी एक परवर्ट इंसान से नहीं करते। अगर उसकी आंट उससे प्यार करती तो वो उससे डिस्पाइज नहीं करती। ये सब बेइंतहा अनलव्ड की साइंस वाकई ट्रेस कर रही थे। वो रोते रोते कोर्टयार्ड से भाग गई और बाहर वेट कर रहे यून मिंगजे के पास सीधे आई। निंग यान की ये स्टेट देखकर यून मिंगजे को कोई सरप्राइज नहीं हुआ, जैसे उसने पहले से ही इस आउटकम की उम्मीद की थी। उसने उसे कंसोल करते हुए कहा, रोना बंद करो, क्या तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं हुआ? हम दोनों अपनी फैमिलीज के लिए अनवर्दी माने जाते हैं। खुद को साबित करने के लिए उनकी इज्जत पाने की कोशिश करने से अच्छा इस तरह बेवकूफ बनकर जीना बेहतर नहीं है। निंग यान सौब बोली, हम ऐसे शांत नहीं बैठ सकते जब शेन लैंग मौत के मुंह में है। यून मिंगजे मुस्कुराया, फूल, तुम और शेन लैंग दोनों मेरे ब्रदर्स हो, मैं चुप कैसे बैठ सकता हूं? तुम उसे जेल ब्रेक करके निकालना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर हमें उस जेल ब्रेक को प्रॉपर्ली प्लान करने की जरूरत नहीं है। मुझ पर ट्रस्ट करो, बस मैटर्स को थोड़ा और बढ़ा दो और वो लौंडा शेन लैंग जरूर वहां से निकलने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ क्वीन यू के पैलेस में फिफ्थ प्रिंस निंग झेंग शेन लैंग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी मां कंसोर्ट सू के क्वार्टर्स पहुंचा। इस वक्त प्रिंस निंग जिंग लगातार अपनी मां का मसाज कर रहा था। हालांकि निंग झेंग और निंग जिंग दोनों ही उनके बेटे थे, पर कंसोर्ट सू छोटे निंग जिंग को उसके लुक्स की वजह से ज्यादा पसंद करती थी और उसके साथ टेंडर अफेक्शन दिखाती थी। दूसरी तरफ कंसोर्ट सू निंग झेंग जो उनके सामने घुटनों पर बैठा था को उत्तर डिस्गस्ट से देखती रही। तुम मुझे देखने पहले कभी नहीं आए, तो अब अचानक से इस लॉयल बेटा बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूं तुम यहां उस रेचेड शेन लैंग के बिहाफ पर गुजारिश लेकर आए हो, पर इसके जीने या मरने का मुझसे क्या लेना देना? हरम पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करती, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। क्या तुम मुझे इस बवाल में फंसाना चाहते हो? निंग जिंग जो उनके बगल में खड़ा था वो स्नियर करते हुए बोला, फिफ्थ ब्रदर, ये कोई पहली बार नहीं जब शेन लैंग ने हमारी सू फैमिली के रास्ते में रुकावट डाली है। अगर शेन लैंग इस बार मर जाए तो क्या ये हमारे लिए परफेक्ट नहीं होगा?
उसके सेंटेंस को खत्म होने से पहले कंसोर्ट सू ने जल्दी से उसके मुंह को कवर कर लिया। उसने आसपास देखा इंश्योर करने के लिए कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। फिर आखिर में थोड़ी रिलीफ की सांस ली। फूलिश चाइल्ड, तुम पैलेस में बैठकर हमें सू फैमिली के नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम निंगजिंग निंग क्लैन के बच्चे हो। अगर ये शब्द हिज मैजेस्टी के कानों तक पहुंच गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वक्त निंगजिंग बोला, मैं पोलाइटली अपनी मदर से कहता हूं कि लॉर्ड सू को एक मैसेज कन्वे करें। शेन लैंग कैपिटल सिटी छोड़ने के लिए रेडी है। मैं बस इतना मांगता हूं कि पहले उसकी शादी के कनेक्शन के रिगार्ड में वो उसे वहां से निकलने का रास्ता दें। अगर सुन एंड शेन लैंग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो वो शेन लैंग की तरफ से वादा करता है कि वो कभी कैपिटल सिटी में दोबारा कदम नहीं रखेगा। जैसे ही उसने ये कहा, सू फे का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। निंगजिंग, इस बार शेन लैंग ने खुद सॉवरेन को प्रोवोक किया है। इस सब का सू फैमिली से क्या लेना देना? और ये तुम्हारे अंकल के उसको छोड़ने वाली क्या बकवास है? उसके बगल में खड़े निंगजिंग ने भी ताना मारा, फिफ्थ ब्रदर, तुम तो सच में अपनी ही फैमिली को धोखा दे रहे हो। सू मार्की हमारे अंकल हैं और शेन लैंग सिर्फ एक घटिया सन इन लॉ है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिन फैमिली ऐसे आवारा कुत्ते के लिए रेबेल करेगी? अब जब मिथिकल टर्टल मार्की को उनका टाइटल मिल चुका है तो शेन लैंग नेचुरल सी बात है किसी काम का नहीं रहा। मुझे लगता है उसके मरने के बाद सिर्फ तुम ही अकेले उसके लिए रो रहे होगे। ये सुनकर निंगजिंग ने दांत पीसे और कांपते हुए पूछा, क्या आप सच में थोड़ी सी भी दया नहीं दिखा सकती? सू फे ने उसे इग्नोर किया और बाहर चिल्लाते हुए कहा, कोई इस मनहूस को बाहर फेंक दो। आज के बाद इसका इस पैलेस में कदम रखना मना है। जैसे ही उसे कचरे की तरह बाहर फेंका गया, निंगजिंग का इन सो कॉल्ड रिश्तेदारियों से पूरी तरह भरोसा उठ गया। वो खड़ा हुआ, अपने चेहरे से खून पोंछा, पर उसकी आंखों में एक न खत्म होने वाला दुख और बेहिसाब गुस्सा था। हालांकि वो शेन लैंग की इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा था, पर फिर भी वो हमेशा के लिए एक यूजलेस इंसान बनके नहीं रहना चाहता था। वो सीधा सॉवरेन की सबसे फेवर्ड कॉन्क्यूबाइन बियान फे के पैलेस में गया। निंगजिंग ने सोचा, यूए किंगडम के मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के हेड ड्यूक ऑफ शाओशाओ की बेटी होने के नाते बियान फे उसकी खुद की मां जितनी पत्थर दिल नहीं होगी। उसी वक्त उसने कहा, बियन मदर कॉन्क्यूबाइन, मुझे पता है आप अभी फादर की सबसे फेवर्ड कॉन्क्यूबाइन है। मैं यहां आपसे शेन लैंग की मदद मांगने आया हूं। जब तक फादर कैपिटल सिटी में नहीं है, कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर शेन लैंग को फ्रेम करना चाहते हैं और ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म का यूज करके उसे टॉर्चर करना चाहते हैं। आंट निंग जी का एक टाइम पर ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म में काफी तगड़ा पोजीशन था और अगर वो बीच में आने को तैयार हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी शेन लैंग को छूने की। बियन मदर कॉन्क्यूबाइन, प्लीज आंट निंग जी से कॉन्टैक्ट कीजिए और उन्हें इसमें इंटरवीन करने के लिए कहिए। बियन फे ने मजबूरी में अपना सिर हिलाया और कहा, निंगजिंग, आई एम सॉरी, मैं सच में मदद करना चाहती थी, पर यह पनिशमेंट खुद हिज मैजेस्टी ने डिक्री की है। ऊपर से हरेम पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं कर सकता। ये एक आयरन रूल है, इसलिए मेरे पास मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। ये जवाब सुनते ही निंगजिंग की आंखों से सारी उम्मीद चली गई। उसने धीरे से बॉक किया, मैंने अपनी हद पार की और आपको परेशान किया मदर कॉन्क्यूबाइन। अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूं। ये कहकर वो उठा और डेज में हरेम से बाहर निकल गया। उस वक्त उसका दिल जैसे बर्फ से ढक गया था। ठंडक और निराशा आपस में उलझ चुके थे। क्या मैं निंगजिंग सच में इतना बड़ा यूजलेस वेस्ट हूं? दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के प्रिजन में शेन लैंग और ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म का लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स यान वेई के बीच एक तगड़ी वर्बल ड्यूल चल रही थी। यान वेई ने शेन लैंग को घूर कर देखा और कहा, शेन लैंग, ये मत सोचना कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू में आने के बाद हमारे पास तुझसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म में हमारे पास अभी भी एग्जीक्यूट करने का राइट है। हमारे पास सैकड़ों टॉर्चर्स हैं। हर रोज तुझे तड़पाने के लिए एक नया तरीका होगा। बेफिक्र रहे, क्योंकि तूने हम ज़्यू फैमिली को ऑफेंड करने की हिम्मत की है। हम तुझे इसका अच्छा हिसाब देंगे और तुझे दिखाएंगे कि ना जी पाना और ना मर पाना क्या होता है। ये कहने के बाद उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए और वो जोर से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई शेन लैंग? तू अपने सुपीरियर्स को धोखा देता है और सॉवरेन की कॉन्क्यूबाइंस को फ्रेम करता है ताकि कोर्ट में फैक्शनल स्ट्राइफ भड़का सके। इतने सीरियस क्राइम्स, बेहतर होगा तो ईमानदारी से कन्फेस कर ले। अगर तूने सच नहीं बताया तो हमें तेरे ऊपर सिवियर टॉर्चर यूज करना पड़ेगा। एक वॉरियर ने तुरंत यान वेई को एक रेड हॉट आयरन पकड़ा दिया। फिर यान वेई ने उस आग जैसे गर्म लोहे को लिया, शेन लैंग के कान के पास गया और घमंड से बोला, बता मुझे, ये आग की तरह गर्म लोहा अगर तेरे इस प्यारे से चेहरे पर दाग दे तो क्या ये अच्छा नहीं लगेगा? शेन लैंग ने उसकी तरफ देखा और स्मर्क करते हुए बोला, सॉवरेन ने मुझे पर्सनली यहां भेजा है। सॉवरेन के कमांड के बिना क्या तेरी हिम्मत है मुझे छूने की? ओह राइट, तू मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि अगर तूने मेरा एक बाल भी बांका किया तो तुझ पर और तेरी फैमिली पर डिवाइन पनिशमेंट गिरेगी। तेरी 15 लोगों की फैमिली और तेरी 8 कॉन्क्यूबाइंस सबके सब मारे जाएंगे। अचानक शेन लैंग रुका और फिर जोर से बोला, यान वेई, तेरी आधी फैमिली तो वैसे ही मर चुकी है। अगर हिम्मत है तो मुझे छू कर देख, देखते हैं कि हेवन तेरी पूरी लीनेज को कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट करता है या नहीं। शेन लैंग झूठ नहीं बोल रहा था। जिस रात यान वेई ने उसे कैप्चर किया था, उसकी फैमिली के एस्टेट के ऊपर अचानक एक बिजली कड़की और सीधा उनके घर पर गिरी। पड़ोसियों के शौक के बीच पूरे एस्टेट में अचानक आग लग गई। लेकिन ये आग बहुत अजीब थी। इसका रंग गोस्टली ग्रीन था और उस पर चाहे कितना भी पानी डाल लो वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। यान फैमिली ने बहुत से ईविल डीड्स किए थे और ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म में यान वेई की पोजीशन का फायदा उठाकर उन्होंने लोगों को बेरहमी से बुली किया था। बिजली गिरने का सीन याद करके पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश रोक दी और वहां से निकल गए। आपस में डिस्कस करते हुए बोले, इस फैमिली ने इतने बुरे काम किए हैं, पक्का कोई वेंचफुल गोस्ट इनसे बदला लेने आया है। उन्होंने इतने पाप किए हैं कि अब तो हेवन भी इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो बिजली गिरना बिल्कुल किसी डिवाइन पनिशमेंट की तरह लग रहा था, जो यान फैमिली पर एक टोटल डिजास्टर बनकर टूट पड़ी थी। सीन वापस प्रिजन की तरफ आता है, जहां यान वेई अभी भी शेन लैंग का मजाक उड़ा रहा था। मौत तेरे सामने खड़ी है और तू अभी भी हवा में उड़ रहा है। ये कैपिटल सिटी है। मैं नहीं मानता कि तेरे लोग यहाँ खुलेआम मर्डर करने की हिम्मत करेंगे। अचानक एक गार्ड बुरी तरह घबराता हुआ अंदर भागा। लॉर्ड यान, अनर्थ हो गया। आपके घर पर बिजली गिरने से आग लग गई है। आग इतनी भयानक है कि आपके 15 फैमिली मेंबर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचा।
ये सुनते ही सारे वॉरियर्स शॉक में रह गए और यान वेई अपनी जगह पर जम गया। इम्पॉसिबल, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, पक्का ये शेन लैंग के लोगों का काम है, जरूर उन्हीं ने किया होगा। ये सोचते हुए उसने उस गार्ड को पकड़ा और गुस्से से चिल्लाया, क्या किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी? क्या शेन लैंग के लोगों ने डिलिबरेट तरीके से आग लगाई थी? डरे हुए गार्ड ने अपने हाथ हिलाकर कहा, कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पिंगन काउंटी और सेंट्रल गवर्नर्स ऑफिस सबने जाकर इन्वेस्टिगेट किया है और सच में किसी ने आग नहीं लगाई, वो आग बिजली गिरने की वजह से ही लगी थी। ये सुनने के बाद यान वेई ने गार्ड को छोड़ा और शेन लैंग की तरफ झपटा। तूने आखिर क्या किया है? अगर आग रात में भी लगी हो तो ये नामुमकिन है कि घर के 1 दर्जन लोगों में से किसी ने नोटिस ना किया हो, और ये तो और भी नामुमकिन है कि कोई भी बच के ना निकल पाया हो। शेन लैंग ने अपने कंधे उचकाए और स्माइल करके बोला, मेरा इस सबसे क्या लेना देना? क्या ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी यान फैमिली ने इतने इविल डीड्स किए हैं कि तुमने खुद पर ये डिवाइन पनिशमेंट बुलाई है? गुस्से में पागल होकर यान वेई ने एक कोड़ा उठाया और शेन लैंग की बॉडी पर पूरी ताकत से मारा। एक खून से भरा कोड़े का निशान तुरंत वहां उभर आया। अचानक हुए इस दर्दनाक पेन से शेन लैंग की सांसें अटक गईं, पर तब भी इतने इंटेंस पेन के बावजूद वो चिल्लाया नहीं। अपनी सांसें संभालने के बाद उसने कोल्डली यान वेई की तरफ देखा। उसकी गेज ऐसी थी जैसे वो किसी मुर्दे को देख रहा हो, एकदम ठंडी और किलिंग इंटेंट से भरी हुई। उस वक्त यान वेई उसकी इस गेज से थोड़ा घबरा गया, पर फिर भी शेन लैंग पर उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह घूरने की? मेरा बस चले तो मैं तेरी आंखें जलाकर रख दूं। तभी गार्ड ने आगे रिपोर्ट देना शुरू किया, लॉर्ड, हमने ऑलरेडी आपके दूसरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग भेज दिए हैं, पर आपकी सेकंड वाइफ और दोनों यंग मास्टर्स आज दोपहर को बाहर गए थे और अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। ये सुनते ही यान वेई पूरी तरह से पैनिक हो गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था जब उसने शेन लैंग की तरफ देखा। शेन लैंग ने स्मर्क करते हुए कहा, मेरी तरफ मत देख, मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि कैपिटल सिटी आजकल कुछ ज्यादा पीसफुल नहीं है और लॉर्ड यान की रेपुटेशन इतनी वेल नोन है, तो जल्दी ही कोई ना कोई तुझसे रैंसम मांगने आएगा ही। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक और गार्ड हाथ में एक छोटा सा बॉक्स पकड़े हुए अंदर भागा आया। लॉर्ड, एक मिस्टीरियस इंसान ने आपके लिए ये बॉक्स भेजा है। यान वेई ने वो बॉक्स लिया, जल्दी से उसे खोला और उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। बॉक्स के अंदर किसी औरत का खून से सना हुआ हाथ था। उस हाथ में पहनी रिंग से साफ पता चल रहा था कि वो उसकी सेकंड वाइफ का हाथ था। इसके अलावा उस खूनी हाथ के पास एक लेटर भी रखा था। लेटर में लिखा था, लॉर्ड यान, आपकी वाइफ ने एक बार 5 मर्चेंट मैनेजर्स को जहर दिया था क्योंकि वो आपकी फैमिली के ही बिजनेस लाइन में थे, और आपके दोनों बेटों ने बस 11 साल की एज में एक पड़ोसी की बेटी को हार्म पहुंचाया था। मैं कुतुहुआन हेवन के बिहाफ पर एक्ट करते हुए टेम्परेरीली आपकी फैमिली को उठा रहा हूं। प्लीज उनके रैंसम के लिए 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स तैयार रखना। लेटर पढ़ने के बाद यान वेई टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्या कुतुहुआन सिर्फ प्रोविंस ऑफ द सदर्न जर्नी में एक्टिव नहीं था? और 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, अगर क्राउन प्रिंस को भी किडनैप कर लिया जाए तब भी खुद सॉवरेन इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। डेस्परेशन में उसने अपनी तलवार निकाली और उसे शेन लैंग की तरफ घुमाते हुए बोला, पक्का ये तेरा ही काम है, बोल, तूने मेरे बेटों को कहां छुपाया है? लेकिन शेन लैंग ने कामले जवाब दिया, जो करोगे वही भरोगे। तूने मुझे एक कोड़ा मारा और तुझे तेरी बीवी का हाथ मिल गया। अगर तूने मेरे ऊपर ये तलवार चलाई तो शायद तेरे बेटे भी सेफ नहीं रहेंगे। ये सुनकर यान वेई ने कमजोरी से अपनी तलवार नीचे कर ली और पीछे हटते हुए बड़बड़ाया, शेन लैंग तबाही फैमिली तक नहीं आनी चाहिए। मेरे दोनों बेटे अभी बहुत छोटे हैं। शेन लैंग ने स्नीयर करते हुए कहा, छोटे हैं? तुम्हारी फैमिली का कौन सा मेंबर क्रूअल और रूथलेस नहीं है? और ये कुतुहुआन, हालांकि वो एक बहुत बड़ा चोर है, पर वो कभी मासूमों को रैंडमली नहीं मारता। जिनको वो मारता है वो मौत के लायक ही होते हैं। शेन लैंग लगातार स्नीयर करता रहा, और तू, मेरी सुनैन के साथ दुश्मनी का तुम्हारी शू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। क्या तूने नोटिस नहीं किया? ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म का ग्रेट गवर्नर तक मेरे केस को पर्सनली डील नहीं करना चाहता ताकि वो किसी के हाथों यूज न हो, और तू एक नंबर का बेवकूफ है। तू बिना रियलाइज किए बाकियों के हाथों यूज हो रहा है। शेन लैंग की बातें सुनने के बाद यान वेई का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो बोला, शेन लैंग, मत भूल कि तूने एम्परर को धोखा देने का जुर्म किया है। अगर मैं तुझे पनिश नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा। ये कहने के बाद उसने आवाज लगाई, कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इंपीरियल सेंसरेट को तैयारी करने दो ताकि शेन लैंग को कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू में जॉइंट हियरिंग के लिए ले जाया जा सके। शेन लैंग को ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ले जाया गया। 3 ऑफिशियल्स के इस ट्राइब्यूनल का ग्रैंडियर अब उसके ठीक सामने था। हॉल में 3 ऑफिशियल्स ऊंची जगह पर बैठे थे, जिसमें कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के वांग जिंगलुन प्रिसाइड कर रहे थे, इंपीरियल सेंसरेट के झंग चोंग सुपरवाइज कर रहे थे, और यान वेई, जो शेन लैंग से नफरत करता था, असिस्ट कर रहा था। शेन लैंग ने तीनों ऑफिशियल्स के आगे बो किया, पर अंदर ही अंदर वो ये सोचे बिना नहीं रह सका। ये पूरा सेटअप जो यूजुअली सबसे सीरियस केसेस के लिए रिजर्व होता है, आज मैं शेन लैंग इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मुझे अचानक थोड़ी एक्साइटमेंट क्यों फील हो रही है? तभी वांग जिंगलुन जोर से चिल्लाया, कितनी हिम्मत है तुम्हारी शेन लैंग? तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, फिर तुम इस ऑफिशियल के सामने घुटनों पर क्यों नहीं बैठे? झांग चोंग ने उसे याद दिलाया, लॉर्ड वैंग, शेन लैंग को सिर्फ ऑफिस ऑफ रिसेप्शन के चीफ क्लर्क की पोजीशन से हटाया गया है, पर उसके पास अभी भी हिज मैजेस्टी का दिया गया एक रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर का इंपीरियल डिग्री है। वैंग जिंगलन आश्चर्य में पड़ गया और बोला, शेन लैंग ने एम्परर को धोखा देने का क्राइम किया है, तो क्या उसके सारे टाइटल्स नहीं छीन लेने चाहिए? झांग चोंग ने उसकी तरफ एक कोल्ड ग्लांस दी और आगे बोला, शेन लैंग अभी सिर्फ एक सस्पेक्ट है। जब तक हिज मैजेस्टी का डिग्री नहीं आता, उसका स्कॉलरली टाइटल बरकरार रहेगा। इस कोर्ट में उसे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। इस बात पर वांग जिंगलन इतना गुस्से में आ गया कि वो अपने दांत पीसने लगा। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झांग चोंग, जो अभी हाल ही में प्रिजन से छूट कर आया था, उसकी हिम्मत होगी कि वो शेन लैंग के केस में इन्वॉल्व हो और उसको कोर्ट में खुलेआम अपोज करे। हालांकि झांग चोंग ने वांग जिंगलन की मर्डरस गेज पर कोई ध्यान नहीं दिया। छोड़ो इस बात को कि वो अब शेन लैंग के साथ खड़ा था,
खुद कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू की प्रिजन में उसके ह्यूमिलिएशन और टॉर्चर के हैरोइंग एक्सपीरियंसेस जिसमें उसकी जान तक जा सकती थी, यही काफी थे उसे कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू का दुश्मन बनाने के लिए। झांग चोंग के एग्रेसिव स्टांस को देखकर वांग जिंगलुन के पास अपनी इज्जत बचाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। उसने रिलक्टेंटली बात मान ली और शेन लैंग के घुटने टेकने की जरूरत को हटा दिया, पर अंदर से अभी भी भड़कता हुआ उसने गैवल को स्नैप की आवाज के साथ जोर से मारा। शेन लैंग, तूने एम्परर को धोखा दिया है, इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस को फ्रेम किया है और क्राउन प्रिंस को स्लैंडर और कर्स किया है। तुझे सच सच इन सब मिसडीड्स को कन्फेस करना होगा, वरना तेरी पूरी फैमिली इसमें फंस जाएगी। इससे पहले कि वो बोलना खत्म कर पाता, एक ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म का गार्ड तेजी से भागता हुआ अंदर आया और रिपोर्ट किया, 3 लॉर्ड्स, हमने अभी अभी जिन फैमिली के सेपरेट रेजिडेंस से चुपके से निकलने वाले 3 गार्ड्स को कैप्चर किया है। हमें शक है कि ये तीनों मार्की ऑफ मिथिकल टर्टल को इन्फॉर्म करने जा रहे थे। फिर उन्होंने जिन फैमिली के उन 3 सिवियरली इंजर्ड गार्ड्स को अंदर बुलाया, जिनका लीडर जिन आन था, जो जिन मुतोंग का एक ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट था। उनकी चोटों से साफ लग रहा था कि उन्हें एक फियर्स बैटल के बाद ही कैप्चर किया गया था। उनकी ये हालत देखकर शेन लैंग अपनी आहें नहीं रोक पाया। वो एक ही टाइम पर मूव्ड और हेल्पलेस दोनों फील कर रहा था। ओरिजिनली उसने जिन मुतोंग को वार्न किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी रैश मूव मत उठाना, पर इस बेवकूफ लड़के से आखिरकार कंट्रोल नहीं हुआ। इस पॉइंट पर वांग जिंगलन ने उन तीनों आदमियों की तरफ देखा और सख्ती से पूछा, क्या तुम तीनों जिन फैमिली के गार्ड्स हो जो इस तरह जल्दबाजी में मिथिकल टर्टल सिटी वापस जा रहे थे ताकि मार्की ऑफ मिथिकल टर्टल को रिबेलियन के बारे में रिपोर्ट कर सको? इस एक्यूजेटरी क्वेश्चन ने एक जोशीले जिन आन को तुरंत गुस्सा दिला दिया। लॉर्ड, हम पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। हम सच में जिन फैमिली के गार्ड्स हैं, पर हम बस अपनी गार्ड चेंज कर रहे थे। और तो और, हर गार्ड चेंज पर मार्की के हेयर की लिखी हुई लेटर्स लानी होती हैं ताकि उनकी सेफ्टी की रिपोर्ट दी जा सके। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद इन लेटर्स का कंटेंट चेक कर लीजिए। उसके बोलते ही एक ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के गार्ड ने उन लेटर्स को प्रेजेंट किया जो उन्हें मिली थी। लेटर्स का कंटेंट पढ़ने के बाद वांग जिंगलुन ने फ्राउन किया। वो सच में सिर्फ एक ऑर्डिनरी फैमिली लेटर थी। हालांकि वो इन आदमियों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपने दिमाग में सोचा, किसे पता ये सिर्फ एक कवर हो और वो अपने साथ दूसरे मैसेजेस भी लेकर आए हों। यही सोचते हुए वांग जिंगलुन फिर से चिल्लाया, बदतमीज सर्वेंट्स, अभी कन्फेस करो, तुम लोग तभी क्यों वापस जाओगे जब शेन लैंग कैप्चर हुआ? तुरंत इस बात को एक्सप्लेन करो। तुम्हें किसने मिथिकल टर्टल सिटी वापस जाकर मैसेजेस भेजने की इंस्ट्रक्शंस दी थी? इस पॉइंट तक शेन लैंग पूरी तरह से समझ चुका था। ये लोग सिर्फ उसे मारना ही नहीं चाहते थे, बल्कि जिन मुटोंग के इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर जिन फैमिली को नीचे गिराना चाहते थे, ताकि उस सस्पिशियस सॉवरेन को यही लगे कि जिन फैमिली सच में रिबेलियन प्लॉट कर रही है। तभी वांग जिंगलुन ने एक पनिशमेंट टैबलेट नीचे फेंकी और कोल्डली बोला, कितने ढीठ क्रिमिनल्स हैं, लगता है बिना किसी सिवियर टॉर्चर के तुम लोग नहीं बोलोगी। ये देखकर शेन लैंग अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, लॉर्ड वांग, मैं यहाँ ट्रायल के लिए इंपीरियल डिक्री से आया हूँ। एम्परर के एनवॉय अभी तक आए नहीं है और तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो? क्या तुम्हें एम्परर की पनिशमेंट से डर नहीं लगता? इस बात पर वांग जिंगलुन गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, शेन लैंग, क्या तू ये कह रहा है कि मैं तुझे जज करने के काबिल नहीं हूँ? क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे टॉर्चर करने की हिम्मत नहीं रखता? झांग चोंग तब आराम से दोबारा बोला, लॉर्ड वांग, शेन लैंग के पास एक स्कॉलर की डिग्री है, आप सच में उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जिंगलुन गुस्से से फटने वाला था। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत एम्परर को पिटिशन भेजूंगा कि शेन लैंग से उसके सारे टाइटल्स छीन लिए जाएं। झांग चोंग ने कामली कहा, चलो साथ मिलकर पिटिशन भेज दें। मैं हिज मैजेस्टी को शेन लैंग के एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊंगा। यान वेई ये देखते हुए और भी सीरियस हो गया और अपने दांत पीसते हुए बीच में बोला, मैं भी ज्वाइन करूंगा। मैंने शेन लैंग को कैप्चर किया और उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर्स मिस्टीरियसली मारे गए हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि सॉवरेन के रहते हुए शेन लैंग के इन खुले आम मर्डर्स को हिज मैजेस्टी कैसे हैंडल करते हैं। कुछ ही देर बाद 3 मेमोरियल्स तेजी से लिखी गई और उन्हें ट्रस्टेड गार्ड्स द्वारा पूरी स्पीड के साथ नॉर्थ की तरफ भेज दिया गया। कोर्टरूम में वापस आकर वांग जिंगलुन इस मैटर को आराम से छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कोल्डली झांग चोंग से कहा, लॉर्ड झांग, जब हम शेन लैंग को टॉर्चर नहीं कर सकते तो हम उसकी फैमिली के सर्वेंट्स को तो पक्का टॉर्चर कर ही सकते हैं। ये कहने के बाद उसने हथौड़ा टेबल पर मारा और जोर से कमांड किया, किसी को ले आओ। इन जिन फैमिली के गार्ड्स को तब तक टॉर्चर करो जब तक ये सच न उगल दें। इस बात पर यान वेई अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। शेन लैंग, इस बार तो तूने सच में गलत जगह लात मार दी है। वांग जिंगलुन सू फैमिली का एक की मेंबर है और उसकी फैमिली को सून एन ने ऑलरेडी प्रोटेक्शन के लिए कैपिटल सिटी से बाहर भेज दिया है। मैं तो बस ये देखने के लिए क्यूरियस हूं कि हिज मैजेस्टी कितने आंख बबूला होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तूने ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स की फैमिली को मारा है। लेकिन तभी एक कोर्ट बेलिफ तेजी से अंदर आया और अर्जेंटली रिपोर्ट करते हुए बोला, माय लॉर्ड, सब कुछ बिगड़ गया है। बाहर कुछ लोग हैं जो जेल ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ शेन लैंग के लिए आए हैं। ये सुनते ही उन तीनों ऑफिशियल्स ने अपनी गेज शेन लैंग की तरफ घुमा ली। शेन लैंग पूरी तरह कंफ्यूज लग रहा था और उसने खुद से सोचा, क्या मैंने नहीं कहा था कि कोई मूव मत करना? अब ये नया ट्रबल मेकर कौन है जो आकर चीजों को बिगड़ रहा है? पर वांग जिंगलुन के लिए तो ये हेवन से भेजी हुई एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी स्माइल आ गई। उसे याद आया जब काउंट ऑफ ईस्ट रिवर ने ट्रूप्स लीड करके ईस्ट रिवर सिटी के लॉर्ड रेजिडेंस पर अटैक किया था, तब उसको ट्रीजन कमिट करने का दोषी ठहराया गया था और आखिर में उसकी पूरी फैमिली के साथ उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब शेन लैंग लोगों को भेजकर कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू पर अटैक करवाने की हिम्मत कर रहा है और जेल ब्रेक ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, तो क्या इससे जिन फैमिली पर रिबेलियन का चार्ज पक्का नहीं हो जाएगा? यही सोचते हुए वांग जिंगलुन ने तुरंत ऑर्डर दिया, कोई जल्दी से सेंट्रल गवर्नर्स ऑफिस और प्रिवी काउंसिल में जाओ और इस मैटर को रिपोर्ट करो। उनसे कहो कि वो इन रेबल्स को एलिमिनेट करने के लिए तुरंत ट्रूप्स भेजें। लेकिन तभी एक कमांडिंग फीमेल आवाज वहां गूंजी, मैं थर्ड प्रिंसेस निंग यान हूं। कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू में इनजस्टिस हो रहा है और मैं यहां उसे ओवरसी करने आई हूं। जिसकी भी मुझे रोकने की हिम्मत होगी, मैं बिना किसी दया के उसकी जान ले लूंगी। ये आवाज सुनकर वांग जिंगलुन और यान वेई दोनों इंस्टेंटली स्टन रह गए।
ये तबाही मचाने वाली थर्ड प्रिंसेस ही क्यों जेल ब्रेक करने आई है? ऐसा भला कैसे होने दिया जा सकता है? यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाले झांग चोंग भी अंदर ही अंदर बोल उठे, यंग मास्टर शेन, तुम जहां भी जाते हो मुसीबत तुम्हारे पीछे पीछे चली आती है। अब तो थर्ड प्रिंसेस खुद तुम्हें जेल से निकालने आ गई है। अगर सॉवरेन को यह बात पता चली तो देखते हैं तुम उससे कैसे निपटते हो। शेन लैंग भी इस वक्त कंप्लीटली स्पीचलेस था। ये खतरनाक औरत तो सच में पागल हो गई है जो सीधा कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू पर अटैक करने आ गई।